वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। 2 या 3 अंशकालिक नौकरियां करता था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस लड़की को अपनी मां की बीमारी के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अब जब उसकी मां की बीमारी ठीक हो गई है तो इस लड़की का पैसे का लालची स्वभाव नहीं बदला है। वह बस एक छोटी सी पैसे की लालची महिला है जो उसकी हड्डियों में बसी हुई है। सु चेंग चेंग के व्यक्तित्व को देखते हुए युआन न्यातांग को अपना आदर्श मानना उनके लिए सामान्य बात थी। आखिरकार जब महिला उद्यमिता की बात आती है तो ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो युआन न्यातांग से अधिक मजबूत हो सकते हैं। हालांकि गु यान ने ऑनलाइन प्रचार का मजाक उड़ाया। शायद युआन न्यातांग में स्वयं कुछ प्रतिभा थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि उसने अपने पिता की पृष्ठभूमि की मदद के बिना अपना व्यवसाय शुरू किया था। अपने पिता की हैसियत के बिना उसने जो थोड़ी सी वाइन विकसित की होती उसे उसके प्रतिस्पर्धियों द्वारा लगातार दबा दिया जाता और हासिल कर लिया जाता। यदि वह थोड़ा पैसा कमा पाती और सुरक्षित घर जा पाती तो उसे अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना होगा। इतना विशाल व्यापारिक साम्राज्य बनाने की तो बात ही दूर है। सु चेंग चेंग एक छोटी प्रशंसक लड़की की तरह युआन न्यातांग के चारों ओर चक्कर लगाती रही और लगातार पूछती रही, युआन मिस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम महिलाओं को अपना पहला सोने का बर्तन खुद कैसे अर्जित करना चाहिए? ओह ठीक है, युआन मिस, अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद से आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? आपने उन पर कैसे काबू पाया? युआन मिस, क्या आप भी हर दिन बहुत थका हुआ महसूस करती हैं? ये स्पष्ट था कि सु चेंग चेंग वास्तव में युआन न्यातांग की प्रशंसा करता था और उसके बारे में जानने को उत्सुक था और लगातार पूछता रहता था। युआन न्यातांग को लड़की के उत्साह से थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने गुयान की ओर देखा। उसका बर्फीला चेहरा अब मदद की गुहार का संकेत दे रहा था, लेकिन गुयान ने एक धुन गुनगुनाई और उसे न देखने का नाटक किया। सवालों से परेशान होकर युआन न्यातांग के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेंग चेंग बहन, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं उन सब का उत्तर नहीं दे सकता। उन्हें पुनर्गठित करें और मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, ठीक है? सु चेंग चेंग ने जोर से सिर हिलाया, फिर गंभीरता से बगल से एक कलम और कागज निकाला। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, युआन मिस, आपने जीवन में सोने का पहला बर्तन कैसे अर्जित किया? युआन न्यातांग ने सीधे उत्तर दिया, मेरे परिवार ने मुझे 10 मिलियन दिए और मैंने इसका उपयोग सीधे एक कंपनी शुरू करने और वाइनरी खोलने के लिए किया। सु चेंग चेंग स्तब्ध रह गया। उसने कलम को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह कुछ जीवन दर्शन सीखेगी जो उसे थोड़ी अमीर महिला बनने में मदद करेगा, लेकिन इस समय वह एक जोकर की तरह महसूस कर रही थी। सु चेंग चेंग स्पष्ट रूप से चिल्लाया, ये सही नहीं है। क्या इंटरनेट ने यह नहीं कहा कि युआन मिस अपने पिता की मदद के बिना ही आज आप जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंची? ये कैसा मामला है? युआन न्यातांग ने शांति से उत्तर दिया, इंटरनेट पर लोग बस इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न के रूप में गिना जाता है। आपके पास केवल एक आखिरी मौका है। सु चेंग चेंग ने अपने होंठ काटे, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अंत में उसने पूछा, युआन मिस, आपको अपनी उद्यमशीलता प्रक्रिया के दौरान किन बाधाओं का सामना करना पड़ा और आपने उनसे कैसे पार पाया? युआन न्यातांग ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, मुझे मुश्किल से ही किसी बाधा का सामना करना पड़ा। यदि कुछ थे भी तो मेरे पिताजी ने मुझ तक पहुंचने से पहले ही उनका समाधान कर दिया। मैंने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। क्या अब हम खा सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि सु चेंग चेंग को बहुत बड़ा झटका लगा है। वह सोफे पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। गुयान ने उसके बगल में अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युआन न्यातांग इतना सीधा होगा। अब सु चेंग चेंग की आस्था की मीनार शायद ढहने वाली थी। अध्याय 170, नई सहयोग परियोजनाएं। गुयान के घर पर रात्रिभोज विशेष नहीं था, बस कुछ घरेलू शैली के व्यंजन थे। सु चेंग चेंग का खाना बनाना भी काफी सामान्य था, लेकिन युआन न्यातांग ने यह खाना बहुत खुशी से खाया, क्योंकि उसने पाया कि ऐसा लगता है कि उसने गुयान को गलत समझा है। उसने मूल रूप से सोचा था कि जब गुयान ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया तो उसके पास बाहर के लोगों की तरह ही कुछ बेचैन करने वाले विचार होंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से गुयान ने जिस भोजन का उल्लेख किया वह वास्तव में सिर्फ एक भोजन था। शुरू से आखिर तक उससे कुछ सवाल पूछने के अलावा कि क्या खाना उसके स्वाद के अनुकूल है, उसने मूल रूप से किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। इस समय युआन न्यातांग मदद नहीं कर सका, लेकिन देखने के लिए एक दर्पण निकालना चाहता था। क्या उसका आकर्षण कम हो गया था? ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह ठीक है, वह लकवाग्रस्त है और अपने शरीर के निचले हिस्से को हिला नहीं सकता। क्या वह एक हिजड़े की तरह है जिसके मन में इस संबंध में कोई विचार नहीं है? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, युआन न्यातांग अपनी नजरें गुयान के पैरों की ओर मोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, खासकर बीच के क्षेत्र पर 1-2 बार और नजर डाली। संयोग से तभी गुयान ने ऊपर देखा और उनकी आंखें सीधे मिल गईं। युआन न्यातांग को अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके ठंडे सुंदर चेहरे पर एक हल्की लाली दिखाई दी। अरे नहीं, मैंने मन ही मन उसे हिजड़ा कहा। उसे इसका एहसास नहीं हो सकता था, है ना? अजीबता को तोड़ने के लिए युआन न्यातांग ने पहले बात की, श्रीमान गु, मैंने चाओयांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में आपकी लाइव स्ट्रीम देखी है। मैंने पाया कि आपका कारखाना पूर्ण स्वचालन में प्रवेश कर चुका है। मैंने इतने उन्नत रोबोटिक हथियार और प्रोग्राम कभी नहीं देखे। इन वर्षों में मैं आदान प्रदान के लिए अक्सर अन्य कंपनियों में भी जाता रहा हूँ। अधिक से अधिक वे अर्ध स्वचालन तक पहुंच गए हैं। पूर्ण स्वचालन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वे सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि सारा मैकेनिकल डिजाइन और प्रोग्राम कोडिंग आपके द्वारा ही किया गया था। क्या ये सच है? सुनने के बाद गुयान मुस्कुराए और सिर हिलाया, ये सचमुच सच है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार एक ही प्रकार की किताब पढ़ना थोड़ा ओबा होता है, इसलिए कभी कभी मैं केवल मनोरंजन के लिए अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाऊंगा। यह कोई विशेष बात नहीं है। ये सुनकर युआन न्यातांग की आंखों में कुछ झटका लगा जब उसने गुयान की ओर देखा। क्या यह आदमी वह महान पागल प्रतिभा वाला व्यक्ति हो सकता है? पढ़ने, सीखने और शोध करने के अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है। उसने विला के लेआउट पर नजर डाली और तभी महसूस किया कि पहली और दूसरी दोनों मंजिलों पर विभिन्न पुस्तकों से भरी कई बड़ी बुकशेल्फें थीं।
और इन पुस्तकों में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग सभी अपने अपने क्षेत्रों में क्लासिक प्रतिनिधि कार्य करते हैं। युआन न्यातांग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह अद्भुत है। मुझे लगता है कि क्योटो फर्स्ट यूनिवर्सिटी को अभी भी आपको कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि देनी चाहिए। हालांकि गुयान ने उदासीनता से अपना कटोरा उठाया, चिकन सूप का एक घूंट लिया, अपने होंठ चाटे और कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ एक शीर्षक है। बिना योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं है और योग्यता वाले व्यक्ति को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। इस समय युआन न्यातांग अवाक रह गया। उसने पाया कि गुयांग में अवर्णनीय उदारता थी, मानो प्रसिद्धि और भाग्य का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। कोई व्यक्ति सांसारिक मामलों के प्रति इतना उदासीन कैसे हो सकता है? यदि उसे भिक्षु बनना होता तो वह एक युवा भिक्षु के चरण को छोड़ सकता था और सीधे मठाधीश का पद ले सकता था। एक पल सोचने के बाद युआन न्यातांग ने साहस जुटाया और बोली, मिस्टर गु, मेरा एक अनुरोध है जो थोड़ा अभिमानपूर्ण हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे कारखाने के लिए भी पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइन डिजाइन करने में मदद करें। कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपको बिना कुछ लिए काम नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें शुल्क दे सकता हूं। आप कितना उचित समझते हैं? गुयांग ने तुरंत युआन न्यातांग के विचार को समझ लिया। दरअसल एक पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन कारखाना न केवल बहुत सारा श्रम और बड़ी मात्रा में मजदूरी बचा सकता है, बल्कि कार्यकुशलता में भी तेजी ला सकता है और गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिससे कोई भी फैक्ट्री ईर्ष्या करेगी। गुयांग ने एक पल के लिए सोचा। आखिरकार युआन न्यातांग त्यानिक्सिन शहर में एक शीर्ष उद्यमी था और अगर वह भविष्य में इस क्षेत्र में विकास करना चाहता है तो उसे कुछ हद तक उसके साथ बातचीत करने की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि अच्छे संबंध बनाएं। तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम एक साथ खाना खा रहे हैं, क्या हम दोस्त नहीं हैं? जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपके लिए मुफ्त में एक सेट डिजाइन कर सकता हूं। युआन न्यातांग थोड़ा स्तब्ध था। यहां तक कि वह, जिसकी अभिव्यक्ति आमतौर पर ठंडी होती थी, भी इस समय अपने मुंह के कोनों को कुछ डिग्री तक ऊपर उठने से नहीं रोक सकी। सचमुच मिस्टर गु, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? गुयांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच इतने विनम्र मत बनो। युआन न्यातांग ने सिर हिलाया, फिर बोला, मुझे पहले से ही पता है कि श्रीगु की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी को नकदी प्रवाह के साथ कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कंपनी श्रीगु को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। ब्याज बाजार में सबसे कम होगा। क्या आपको लगता है कि 100 मिलियन पर्याप्त है? इस पल में गुयांग वास्तव में आश्चर्यचकित था। कंपनी के विकास के लिए उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपना घर और कार बैंक के पास गिरवी रख दी थी और वास्तव में अब वे काफी कर्ज में थे। मूल रूप से गुयांग की योजना पहले बिक्री के लिए एक छोटा बैच तैयार करना था और लाभ कमाने के बाद धीरे धीरे पैमाने का विस्तार करना और ब्याज को बढ़ाना था, लेकिन यह निस्संदेह बहुत धीमा होगा और वह अपने शेयर किसी को भी नहीं देना चाहता था, इसलिए कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युआन न्यातांग सबसे कम ब्याज दर पर पैसा उधार देने को तैयार होंगे। ये बहुत बड़ी मदद थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युआन न्यातांग ने धीरे से अपना हाथ लहराया। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं। हम भविष्य में भी सहयोग कर सकते हैं। चूंकि श्रीगु के पास चिकित्सा क्षेत्र में इतनी उत्कृष्ट समझ और उपलब्धियां हैं, तो हम सहयोग क्यों नहीं करते और एक स्वास्थ्य वाइन ब्रांड क्यों नहीं बनाते? ये पैसा भी कमा सकता है और उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने की अनुमति भी दे सकता है। आप क्या सोचते हैं? जब तक आप चाहें, मैं अपनी ओर से सभी फंडिंग और कर्मचारी उपलब्ध करा सकता हूं। आपको केवल प्रौद्योगिकी प्रदान करने की आवश्यकता है और हम लाभ शेयरों पर विशेष रूप से बाद में चर्चा कर सकते हैं। गुयांग को वास्तव में ये सुनने में काफी दिलचस्पी थी। उनके लिए वर्तमान युग से बेहतर स्वास्थ्यवर्धक वाइन उत्पाद तैयार करने और सामने आने में केवल थोड़ा समय लगेगा। इस उत्पाद को विकसित करने के बाद उसे किसी और चीज के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं होगी। वह पूरी तरह से सब कुछ युआन न्यातांग को सौंप सकता था और वह स्वयं आसानी से प्रसिद्धि और भाग्य दोनों प्राप्त कर सकता था। क्या यह अकेले काम करने से अधिक सुविधाजनक नहीं था? गुयांग ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया और उन्होंने तुरंत उस पर प्रहार किया। यह सचमुच एक अच्छी बात है। मुझे भी लगता है कि यह विचार काफी अच्छा है। फिर जब मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ शोध करूंगा और जब मेरे पास तैयार उत्पाद होगा तो आपको कॉल करूंगा। युआन न्यातांग मुस्कुराए और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर गु की खुशखबरी का इंतजार करूंगा। हमने खाना लगभग पूरा कर लिया है, मैं अब वापस चलता हूं। श्री गु, कृपया कल भोज के लिए समय पर पहुंचना याद रखें। युआन न्यातांग जाने के लिए उठे और गुयांग ने भी उन्हें दरवाजे तक देखने के लिए अपनी व्हीलचेयर को धक्का दिया। अप्रत्याशित रूप से आज इस भोजन में एक अप्रत्याशित बोनस था। इसने चाओयांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के लिए फंडिंग की समस्या को चुपचाप हल कर दिया और अगले स्टार्टअप प्रोजेक्ट को भी अंतिम रूप दे दिया। कितना बड़ा मुनाफा! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन शीर्ष अरबपतियों के साथ भोजन की कीमत करोड़ों में नीलाम हो सकती है। ये पूरी तरह से कीमत के लायक है। ... युआन न्यातांग थोड़ा उत्साहित महसूस करते हुए वाणिज्यिक वैन के पीछे बैठ गया। इस भोजन के माध्यम से उन्होंने चाओयांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के साथ संबंध स्थापित किया, जो वर्तमान में तेजी से विकसित हो रही थी और इसमें असीमित संभावनाएं थी, और अगले स्टार्टअप प्रोजेक्ट को भी अंतिम रूप दिया। ये क्यूंग मिंग समूह के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, जो एक बाधा अवधि में प्रवेश कर चुका था। उसने सीधे ऊपर देखा और सामने सचिव से कहा, वापसी के बाद मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए जितनी जल्दी हो सके चाओयांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को 100 मिलियन हस्तांतरित करें। सुनने के बाद सचिव ने सिर हिलाया, तुरंत मामले को अपने ज्ञापन में लिखा और फिर पीछे मुड़कर पूछा, युआन मिस, हमें इस पैसे पर कितना ब्याज लेना चाहिए, या हमें उनसे कितने शेयर खरीदने चाहिए? युआन न्यातांग ने अपना सिर हिलाया। कोई ब्याज न लें और उनके शेयरों की आवश्यकता नहीं है। बस इसे अपने लोगों की मदद करने पर विचार करें। सचिव दंग रह गया। बिल्कुल नहीं युआन मिस, ये थोड़ा नुकसान जैसा लगता है। हालांकि युआन न्यातांग ने अपने विचार पर जोर दिया। जैसा आपसे कहा गया है वैसा ही करें। इन मामलों पर टिप्पणी करना आपकी जगह नहीं है। सेक्रेटरी केवल सिर हिला सका। तभी युआन न्यातांग का फोन बजा। यह युआन कियानिकू का फोन था। जवाब देने के बाद युआन कियांकियू ने फोन के दूसरे छोर पर हाथ बढ़ाया और आलसी स्वर में बोला, आखिरकार रात को अच्छी नींद आई और मेरा पेट भर गया। ये सचमुच आरामदायक है। न्यातांग, मैंने सुना है आप गुयांग से मिलने गए थे। ये कैसा था? क्या आपको अच्छा प्रभाव पड़ा? सुनने के बाद युआन न्यातांग ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छा प्रभाव मिला। वह सांसारिक चीजों के प्रति बहुत उदासीन है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है और काफी दयालु है। अभी मैंने उनके साथ रात्रिभोज किया और थोड़े से व्यापारिक सहयोग पर चर्चा की।
युआन कियानिकू का स्वर तुरंत उत्तेजित हो गया। सचमुच, यह अद्भुत है। आप अब युवा नहीं हैं और आपने उन लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं किया है जिन्हें मैं हर साल आपके लिए चुनता था। अब मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ। युआन न्यातांग के पूरे सिर पर तुरंत काली रेखाएं उभर आईं। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह और मैं अब सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। आप किस बात से निश्चिंत हैं? दोस्त होने में क्या बुराई है? दोस्तों पति पत्नी बनना तो बस एक सर्टिफिकेट की बात है। आजकल आप युवा लोग साथी की तलाश में बहुत धीमे होते हैं। जब मैं पहली बार आपकी माँ से मिला तो मुझे प्रमाण पत्र मिला। मैं अब उस बच्चे को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि क्या वह पत्नी चाहता है। पिताजी, आप पागल हैं, आप बिल्कुल पागल हैं। अध्याय 171, एक नया लक्ष्य आ रहा है। फोन की दूसरी ओर युआन कियानिकू बस दिल खोलकर हंसे। हालांकि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। यद्यपि गुयान के पास अपने युवान परिवार के प्रति जीवन बचाने वाली कृपा थी, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हर मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता था। इस तरह की आजीवन घटना का उल्लेख नहीं करना पड़ता था। एक गलत कदम पूरे परिवार को गर्त में ले जा सकता था, इसलिए उसे इस बारे में सावधानी से सोचना पड़ा। अपने पिता की हार्दिक हंसी को सुनकर युआन न्यानतांग अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाने से नहीं रोक सकी और गुयान के प्रति थोड़ा और आभारी महसूस कर रही थी। वह भूल गई थी कि उसके पिता को इतने खुलकर हंसे कितने दिन हो गए थे। एक पल के लिए झिझकने के बाद युआन न्यानतांग ने जारी रखा, मैं अपने मामले पर खुद विचार करूंगा। गुयांग उत्कृष्ट हैं, लेकिन उनके चरित्र पर अभी भी गौर करने की जरूरत है। कौन जानता है कि कितने युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से पहले हमेशा भव्य महत्वाकांक्षाओं से भरे रहते हैं, केवल थोड़ा पैसा कमाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। मानव स्वभाव सर्वाधिक परिवर्तनशील है। युआन कियांग भी सहमत हुए। ये सही है, ऐसा लगता है कि मेरी अनमोल बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। कम से कम वह प्यार में अंधी नहीं हुई है। लेकिन मैं, आपका बुरा आदमी, आपको अभी भी एक सलाह देना चाहता हूँ। एक अच्छा अवसर न चुकें। एक महिला को अपने जीवन में हमेशा किसी पर भरोसा करने की जरूरत होती है। व्यवसाय करने के इन वर्षों में आपको खुले तौर पर और गुप्त रूप से बहुत सारे लक्ष्यीकरण का सामना करना पड़ा है और कितनी बार आप लगभग खतरे में पड़ गए हैं। ये सब मैं, आपका बुरा व्यक्ति ही था जिसने इसे सुझाने में आपकी मदद की। मैं मानता हूं कि आप ये जानते हैं। कुछ वर्षों में मैं, आपका बुरा आदमी, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? देश के शीर्ष 3 शराब समूहों में से एक को नियंत्रित करने वाली महिला हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। ये डेथ वारंट भी हो सकता है। आजकल अच्छे आदमी मिलना मुश्किल है, वे मूलतः बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे आप पसंद करते हैं तो इसे जल्दी करें। युआन न्यातांग को अपने पिता के आग्रह से कोई आपत्ति नहीं हुई। वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं थी और जिद्दी होकर अपने पिता को चिंतित नहीं करना चाहती थी। मैं इस पर विचार करूंगा। ... भोजन खत्म करने के बाद गुयांग ने सु चेंगचेंग पर नजर डाली, जो अभी भी सोफे पर खाली बैठा था। इस समय सु चेंगचेंग बाहर की ओर देखते हुए छत पर लगे झूमर को घूर रहा था। वह हंसा, क्या बड़ा झटका लगा और जीवन पर संदेह होने लगा। सु चेंगचेंग ने बड़बड़ाया, मिस्टर गु, शून्य से शुरुआत करना और ढेर सारा पैसा कमाना इतना कठिन क्यों है? गुयांग हंस पड़ी। ये लड़की हमेशा बिग बॉस बनने, कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचती थी और महिला उद्यमिता के लिए हमेशा युआन न्यातांग को अपना आदर्श मानती थी। अब वास्तविकता ने उसे एक भारी झटका दिया था, जिससे उसे चक्कर आ गया और वह भ्रमित हो गई, पूरी तरह से हतप्रभ महसूस कर रही थी। गुयांग ने कहा, इतना मत सोचो। एक व्यक्ति के परिपक्व होने के लिए 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपको अपने माता पिता की सामान्यता को स्वीकार करना होगा, दूसरा आपको अपनी स्वयं की सामान्यता को स्वीकार करना होगा और तीसरा आपको अपने बच्चों की सामान्यता को स्वीकार करना होगा। मेरी राय में आप अभी तक दूसरे चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। गुयांग के शब्दों ने सु चेंगचेंग को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में बहुत से लोग अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। वास्तविक दुनिया में उन्हें केवल चोट और पस्त होना पड़ता है और अंततः वे क्रोधित हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग सामान्यता को स्वीकार करते हैं वे अधिकतर सुखी और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं। लेकिन अचानक सु चेंगचेंग की नजर फिर से गुयांग पर केंद्रित हो गई। श्रीमान गु, आपने अपनी सामान्यता को स्वीकार क्यों नहीं किया? आपने कॉलेज में एक बॉस के रूप में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, हालांकि आप लकवाग्रस्त हो गए, आपने आज एक संपन्न प्रौद्योगिकी कंपनी की स्थापना की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी अपरिपक्व हो? गुयांग ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई, ऊपर जाने की तैयारी की और लापरवाही से उसके कंधे पर कहा, सचमुच मैं भी अपरिपक्व हूँ। हालांकि इस दुनिया को बदलने के लिए अक्सर अपरिपक्व लोगों की आवश्यकता होती है ना? ... बेडरूम में वापस दरवाजा बंद करने के बाद गुयांग अंततः व्हीलचेयर से बाहर निकल सका और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैला सका। उन्होंने विशाल शयन कक्ष में मुक्केबाजी की कई चालें प्रदर्शित की और तुरंत ही उन्हें हर तरफ गर्मी महसूस हुई। यह अफसोस की बात है कि ऐसी प्राचीन सांस लेने की तकनीकें बहुत दुर्लभ हैं और मैं अब तक केवल इसे ही प्राप्त कर पाया हूँ। यदि मुझे उनमें से दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों भी मिल जाएं, तो क्या मैं खुद को सुपरमैन बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर पाऊंगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किंवदंतियों में सभी प्राचीन सेनापति इतने बहादुर थे और जियांग यू एक तिपाई भी उठा सकता था। पता चला कि वहां ऐसे खजाने थे। यह अफसोस की बात है, वे क्यों खो गए? अचानक गुयांग के दिमाग में एक दिलचस्प विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जापानी विरोधी युद्ध नाटकों में वीर पात्र जो अपने नंगे हाथों से शैतानों को चीर सकते थे, काल्पनिक नहीं थे? बात सिर्फ इतनी है कि दर्शकों की दृष्टि बहुत संकीर्ण है। ये सोचकर वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। ये वाकई दिलचस्प था। व्यायाम करने के बाद गुयांग ने स्नान किया और बिस्तर पर लेट गया। उसका मन उलझन में रहने लगा। क्या मुझे लियू ताओ और अन्य लोगों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए? सच कहूं तो गुयांग भी थोड़ा अधीर हो रहा था। दुनिया का कोई भी कागज आग को नहीं ढक सकता। जब तक वह ब्लैक नाइट बुचर की पहचान का उपयोग करके लोगों को मारना जारी रखता है, तब तक कमोबेश उसके साथ कुछ संबंध बने रहेंगे। 1 या 2 बार इसे संयोग के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन क्या यह अधिक बार होने पर भी समझाया जा सकता है? बिना किसी ठोस सबूत के भी बड़ी संख्या में संयोगपूर्ण घटनाओं के आधार पर उन पर संदेह किया जा सकता है। इसके अलावा लियू ताओ, ली कयून और चू लिंगलिंग सभी शीर्ष जासूस हैं, जिन्हें 1000 में से चुना गया है। खुद को पूरी तरह से संदेह से दूर करना असंभव है। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं, भले ही उसकी स्थिति बढ़ती रहे और वे खुले तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकें, फिर भी वे गुप्त रूप से उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, जिससे बहुत परेशानी होगी। उदाहरण के लिए, इस बार अगर उसे पकड़ लिया जाता और 3 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता, हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं होती और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह 3 दिन बिताना बहुत थका देने वाला होता। उसके पास हर दिन करने के लिए बहुत सारे काम हैं। उसके पास उस छोटे से लोहे के पिंजरे में बंद होने का समय नहीं है। यदि इन 3 लोगों पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये स्थायी समाधान हो जाएगा।
इस समय हत्या के इरादे का एक संकेत गुयांग के दिल में उभरने से बच नहीं सका। कमरा इतना शांत था कि घबराहट हो रही थी, केवल दीवार पर दूसरे हाथ की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, सूरज पहले ही डूब चुका था और गुयांग ने आखिरकार आह भरी और अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। यदि मैं अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डालूं, तो मुझमें और उन दुष्टों के बीच क्या अंतर रह जाएगा जिन्हें मैं दंडित करता हूं। वैसे भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है और वे शायद अब खुलेआम मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उन्हें रहने दो। एक ओर गुयांग अपने आंतरिक स्व को दूषित नहीं करना चाहता था और एक निर्दयी हत्यारा दानव बनना नहीं चाहता था। दूसरी ओर इन 3 लोगों को मारने का वास्तव में कोई खास मतलब नहीं था। हालांकि लियू ताओ और अन्य शीर्ष जासूस हैं, दुनिया में लियू ताओ जैसे अनगिनत लोग हैं। यदि लियू ताओ और ली कयुन को हटा दिया जाता है, तो उच्च अधिकारी निश्चित रूप से ब्लैक नाइट बुच मामले की जांच के लिए अधिक विशिष्ट लोगों का एक और बैच भेजेंगे। जब तक वे जांच करेंगे, वे अनिवार्य रूप से उस पर फिर से संदेह करेंगे। उन्हें अपने आसपास रखना बेहतर है, कम से कम वह अभी भी स्थिति से परिचित हो सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार छोड़ने के बाद गुयांग का लक्ष्य एक अन्य व्यक्ति मिंगजियो पर केंद्रित हो गया। आज लाइव प्रसारण समाप्त होने के बाद मिंगजियो ने लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा, जो उसके शेयरों को जबरन हासिल करना चाहते थे। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम वास्तव में एक वफादार परिवार है, चाहे कोई भी प्रभारी हो, वे उसके खिलाफ जाएंगे। उम्मीद है उसे मारने के बाद अगला प्रतिनिधि थोड़ा और ईमानदार होगा। मिंगजियो के अलावा ऐसे कई प्रमुख परिवार भी हैं जिन्होंने पहले बड़े पैमाने पर ऑनलाइन उसे बदनाम करने के लिए इंटरनेट ट्रोल्स को काम पर रखा था। इन लोगों ने वर्षों से चिकित्सा बाजार पर एकाधिकार जमा रखा है। भगवान जाने उन्होंने कितना पैसा गबन किया है और उन्होंने लाभ के लिए अधिक उन्नत उपचार योजनाओं को भी दबा दिया है। यदि यह उनके विशेष तरीकों के लिए नहीं होता, तो नैनो लक्षित प्रतिरक्षा सक्रियण एजेंट शायद उनके संचालन के तहत केवल ऊपरी हलकों में अत्यधिक उच्च कीमतों पर प्रसारित होता और आम लोगों को शायद ही इसके बारे में पता चलता। सामान्य रोगियों को अभी भी ईमानदारी से अपने परिवार की सारी बचत खर्च करनी होगी और फिर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। कौन जानता है कि कितने उत्साही युवा शोधकर्ताओं ने उनके उत्पीड़न के तहत अंधेरे में जीवन बिताया है, और कौन जानता है कि लाभ के लालच के कारण कितने रोगियों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि उन्होंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा, लेकिन उनके हाथों पर खून की गंध किसी और के हाथों की तुलना में अधिक तेज है। मिंगजियो से छुटकारा पाने के बाद उनसे निपटने का समय आ गया है। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। अभी केवल 9 बजे थे, आधी रात से 3 घंटे पहले। कुछ नींद पूरी करने के लिए बस पर्याप्त समय है। गुयांग अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। डॉट डॉट डॉट। और इस समय पूरी तरह से काले कपड़ों में छिपा हुआ एक हत्यारा चुपचाप गुयांग के निवास की दीवार में घुसपैठ कर चुका था। पड़ोसी के घर में भेदी आंखों वाला एक मांसल बुलडॉग रहता था, जिसने दीवार के कोने में छिपे काले कपड़े पहने हत्यारे को देख लिया। जैसे ही उसने जोर से भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, तुरंत एक तेज कुनाई निकली, जिसने सीधे बुलडॉग की आंख को छेद दिया और उसके मस्तिष्क को खूनी गंदगी में बदल दिया। बुलडॉग के पास आवाज निकालने का भी समय नहीं था और वह निश्चल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सामने बेसिन के आकार का भोजन का कटोरा सीधे उसके सिर पर रखा हुआ था। इसे शांति से आराम करना माना जा सकता है। अध्याय 172, मृत्यु का चुपचाप स्वागत करो। गुयांग पहले से ही सपनों की दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नशे की हालत में उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई और यह काफी सुखद थी। इस सुगंध के साथ उसे उनींदापन का और भी तीव्र एहसास महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह से सपनों की दुनिया में प्रवेश करने वाला था और एक मरे हुए सुअर की तरह सोने वाला था, उसके दिमाग में एक अवचेतन विचार ने तुरंत उसे झकझोर कर रख दिया। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये गंध क्या है? ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। गुयांग ने अचानक अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे उसके शरीर में तीव्र दर्द जाग उठा। अगले ही पल खिड़की से तुरंत चांदी की रोशनी आई और गुयांग को लगा कि उसकी पीठ पर बाल पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। मौत का खतरा तुरंत उसके पूरे शरीर पर छा गया। इस बिंदु पर उसे अब लकवाग्रस्त होने के अपने पहलू को बनाए रखने की परवाह नहीं थी और वह सीधे बिस्तर से लुढ़क गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जो अभी अभी शूट हुआ था वह एक अजीब दिखने वाला फेंकने वाला तारा था, जो कुछ हद तक एनीमे में निंजा द्वारा इस्तेमाल किए गए शूरिकेन जैसा था। जिस तकिए पर वह सो रहा था, वह इस फेंकते तारे से टकरा गया था, जिससे एक बड़ा छेद हो गया और तकिए में भरी रुई इधर उधर उड़ गई। हे भगवान, इस फेंकने वाले तारे द्वारा ली गई गतिज ऊर्जा संभवतः एक नियमित हैंडगन गोली से अधिक थी। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? गुयांग ने फिर से ऊपर देखा और अंततः खिड़की पर आधी झुकी हुई एक काली आकृति देखी। ये व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ था। उसकी पीठ पर समुराई तलवार लटकी हुई थी और उसके हेडबैंड के सिरे हवा में ऊपर नीचे लहरा रहे थे। क्या ये सकुरा कंट्री निंजा नहीं है? चाओ यून ने गुयांग की ओर देखा, जो हाई अलर्ट पर था और अपना आधा शरीर बिस्तर के पीछे छिपा रहा था, और हल्के से ताली बजाई। योशी, प्रभावशाली कौशल, सोते समय प्रतिक्रिया करने और मेरे फेंकने वाले तारे से बचने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि आप वास्तव में असाधारण हैं। मैंने कई लोगों को यह संदेह करते देखा है कि आप ब्लैक नाइट बुच से संबंधित हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं ब्लैक नाइट बुच हों? गुयांग का चेहरा उदास था। वह नींद में लगभग अपनी जान गंवा चुका था और उसने अपने सामने निंजा के प्रति अपने हत्या के इरादे को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। सकुरा देश का एक निंजा, दिलचस्प। अपने टूटे हुए द्वीप पर मछुआरा बनने के बजाय आप अपने पूर्वजों से मिलने के लिए मेरे हुआक से आते हैं। चाओ यून ने हल्के से कंधे उचकाए। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपना घर छोड़कर इतनी दूर नहीं आना चाहता था। मेरे गृहनगर में सकुरा खिल गया है और मैं वास्तव में वापस जाकर उन्हें देखना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। किसी ने मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए काम पर रखा है। गुयांग ने ठंडे स्वर में पूछा। ये कौन है? चाओ यून धीरे से मुस्कुराया। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? अगर मैंने उत्तर दिया तो क्या मैं बहुत गैर पेशेवर नहीं लगूंगा? यह अच्छा है कि आपके पास कुछ कौशल है। ऐसा ही होता है कि मैं अपनी मांसपेशियों को ढीला कर सकता हूं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चाओ यून एक काले बवंडर की तरह तुरंत गुयांग के पास प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर लंबी तलवार किसी समय उसके हाथ में दिखाई दी थी। उसका तेज ब्लेड चांदनी के नीचे ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था और उसने गुयांग पर हमला कर दिया। सौभाग्य से गुयांग की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। 5 बीस्ट्स ब्रीथिंग तकनीक में उन्होंने जो प्रयास किया था वह आखिरकार इस समय काम में आया। वह अचानक हमले से बचने के लिए नीचे झुका और तेज लंबी तलवार ने तुरंत उसके पीछे अलमारी के दरवाजे को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। गुयांग ने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने कंधे को आगे की ओर धकेलते हुए एक माउंटेन लीनिंग स्ट्राइक को अंजाम दिया। सकुरा कंट्री निंजा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया गया। खाली कमरे में खट खट के साथ हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। वह सीधे उड़ गया, जिससे टकराने पर शयन कक्ष में छोटी चाय की मेज पूरी तरह से टूट गई।
अस्थायी रूप से बढ़त हासिल करने के बाद गुयांग एक भी अवसर बर्बाद करने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत झपट्टा मारा, उसकी बड़ी लोहे की मुट्ठी चाओ यून के सिर पर जोर से लगी। यदि यह मुक्का जुड़ा तो यह निश्चित रूप से चाओ यून के सिर को तरबूज की तरह विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे संकट का सामना करते हुए गुयांग अपनी कोई भी ताकत नहीं छिपाएगा। यहाँ तक कि खरगोश का शिकार करने वाले शेर को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अब रुकना मूर्खता होगी। गुयांग को आश्चर्य हुआ, उससे पहले के निंजा ने इस मौके से बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसकी आंखों में मनोरंजन की झलक दिखाई दी। इससे पहले कि गुयांग ज्यादा सोच पाता, उसकी बड़ी मुट्ठी पहले ही टूट चुकी थी। हालांकि जैसा कि उसे उम्मीद थी, सिर फटने का दृश्य उसकी आंखों के सामने नहीं आया। यह मुक्का ऐसा लगा मानो किसी प्रेत पर प्रहार हो गया हो। उसकी मुट्ठी जमीन पर लगी, यहाँ तक कि टाइलें भी टूट गईं, लेकिन निंजा की आकृति उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। क्लोन तकनीक या भ्रम। गुयांग के पास आगे सोचने का समय नहीं था। पीछे से ठंडी हवा चली और उसके पास फिर से किनारे पर लुढ़कने का ही समय था। लेकिन फिर भी उसकी पीठ से जलन भरा दर्द उठ रहा था। जब वह जमीन पर लुढ़क गया और वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पीठ पहले से ही गीली और चिपचिपी थी, जिसमें गर्म खून बह रहा था। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे चाकू के घाव से उसे तीव्र दर्द हुआ। चाओ यून, जो अभी अभी उसकी आंखों के सामने से गायब हुआ था, पहले से ही कमरे के दूसरे छोर पर अपनी लंबी तलवार के साथ खड़ा था। उसकी लंबी तलवार की नोक से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। वह गुयांग का खून था। चाओ यून ने हल्के से अपनी लंबी तलवार उठाई और चमकदार लाल रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरते हुए देखा, जैसे कि कला के एक आदर्श काम की प्रशंसा कर रहा हो। उन्होंने गर्व से गुयांग को ताना मारा। प्रभावशाली, सही, यह एक निंजुत्सु है जो हमारी मातृभूमि में पारित हो गया है। बस हिमशैल का टिप ही आपको हुआक्स या बेवकूफों को मारने के लिए पर्याप्त है। तुम बेचारे ही तो अपने पूर्वजों की चीजों को कूड़े की तरह समझकर एक कोने में फेंक देते होगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सकुरा देश में जो चीजें पारित हुई हैं, वे हुक्सिया में आपकी तुलना में पहले से ही 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा निंजुत्सु क्या है। इसके साथ ही गुयांग की नजर में उससे पहले का चाओ यून वास्तव में 2 लोगों में विभाजित हो गया। फिर 2 से 4 हो गए। धिक्कार है, ये कैसी चाल है। 4 चाओ यून को अपनी लंबी तलवारें पकड़कर गुयांग पर भयंकर हमला करते देखा गया। हालांकि 5 बीस्ट ब्रीथिंग तकनीक को विकसित करने के बाद गुयांग की शारीरिक फिटनेस असाधारण थी, लेकिन उसके पास इस तरह के शीर्ष विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने का बहुत कम अनुभव था। और इस समय वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। शक्तिहीन, भले ही उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन उसके शरीर पर चाकू के और भी घाव हो गए। हर बार जब वह पलटवार करने और इस निंजा पर हमला करने का अवसर जब्त करता तो प्रतिद्वंद्वी अलौकिक हो जाता, जैसे कि यह सिर्फ एक भ्रम हो। कुछ तो गलत है, निश्चित रूप से गलत है। ये किस तरह का जादू है, मुझे समझ नहीं आया। गुयांग बहुत दर्द में थी। उसने पहले ही सुन रखा था कि सकुरा कंट्री का निंजुत्सु दरअसल एक तरह का भ्रम है, लेकिन इसे कैसे तोड़ा जाए। यदि यह महज एक साधारण भ्रम होता तो उसकी आंखों के ठीक सामने ये 2 में, फिर 2 से 4 में कैसे विभाजित हो सकता था। ये तो बस जादू टोना था। अचानक गुयांग ने कुछ सोचा। जब चाओ यून ने उसे दीवार पर लात मारी तो उसने मुंह से खून उगल दिया, फिर खून से अपने कपड़ों के कोने को गीला कर दिया और गीले कपड़े को अपनी नाक के चारों ओर लपेट लिया। चाओ यून हल्के से मुस्कुराए। वास्तव में आपने इसे खोज लिया, आप काफी चतुर हैं। गुयांग की आवाज ठंडी थी। निंजुत्सु किस तरह का बकवास है। स्पष्ट रूप से कहें तो क्या यह मुझे मतिभ्रम करने में सहायता करने के लिए किसी दवा का उपयोग नहीं है। मुझे लगा कि यह कोई अद्भुत चीज है। जैसा कि सकुरा कंट्री आपसे अपेक्षा की गई थी, छोटे कद के बदसूरत लोगों का एक समूह जो केवल ऐसी घृणित चालों का उपयोग करने में सक्षम है। गुयांग खड़ा होना और फिर से विरोध करना चाहता था, लेकिन इस समय उसने पाया कि उसके हाथ और पैर हिलने डुलने की क्षमता लगभग खो चुके थे। उसका पूरा शरीर मार्शमेलो की तरह मुलायम था, बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। गुयांग का उपहास सुनने के बाद चाओ यून ने ठिठुरते हुए कहा, तुम अज्ञानी गंदे बंदर मेरी सकुरा संस्कृति की गहन विरासत को कैसे समझ सकते हो। चिंता मत करो, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। मैंने पहले ही आपके हाथों और पैरों की महत्वपूर्ण मेरिडियन और रक्त वाहिकाओं को काट दिया है। आप यहाँ केवल आज्ञाकारी रूप से झूठ बोल सकते हैं और मौत तक खून बहा सकते हैं। चिंता न करें, ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है। बस वहीं पड़े रहो और इसे ध्यान से अनुभव करो। बोलने के बाद चाओ यून ने खिड़की पर हल्के से थपथपाया और तुरंत क्षेत्र से बाहर चला गया। गुयांग जमीन पर फैला हुआ पड़ा था। वह अपने शरीर को ऐंठने के लिए संघर्ष कर रहा था, हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे घाव से खून और अधिक तेजी से बहने लगा। उसे पहले से ही चक्कर आ रहा था, लगभग एक निश्चित मृत्यु की स्थिति में। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सचमुच यहाँ मरने जा रहा हूँ, एक छोटे सकुरा कंट्रीमैन के हाथों मरूंगा? कितना अपमानजनक है। अध्याय 173, जीवन रक्षा, अद्भुत इच्छा शक्ति। गुयांग ठंडे फर्श पर अकेला लेटा हुआ था और महसूस कर रहा था कि गर्म खून धीरे धीरे बह रहा है। उसका दिमाग इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन इस समय उसके शरीर के लिए एक उंगली भी हिलाना बेहद मुश्किल था, तो वह क्या कर सकता था। सुचेंगचेंग रात का खाना बनाने के बाद अगली सुबह तक नहीं आएंगे। अगली सुबह जब वह उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई, तब तक उसका शरीर एक बोर्ड की तरह सख्त हो चुका था। धिक्कार है, आखिरकार मुझे फिर से जीना पड़ा और इसका अंत इस तरह होगा। मुझे तो 2 दिन से मजा भी नहीं आया। खिड़की से चांदनी की एक किरण चमकी, जिससे गुयांग का पीला चेहरा रोशन हो गया। आज की चांदनी बहुत ठंडी है। जैसे ही उसकी नजर थोड़ी धुंधली हुई, उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। घंटे और मिनट की सुइयां लगभग पूरी तरह से संरेखित थी, केवल दूसरी सुई अभी भी टिक टिक कर रही थी। 11:39 और 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड में लगभग 12 बजने वाले हैं। गुयांग तुरंत बेहद सतर्क हो गया, उसका एड्रेनालाइन बेतहाशा बढ़ गया। उसने दूसरे हाथ को ध्यान से देखा, उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि समय इतनी धीमी गति से बीत रहा है। आखिरकार 12 बज गए। गुयांग के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चेतना अंतहीन अंधेरे में डूब गई, पागलों की तरह ठंडी खाई में गिर गई और अंत में उसके शरीर के नीचे की छाया में विलीन हो गई। परछाइयों से बना एक मानवीय राक्षस धीरे धीरे गुयांग के नीचे से रेंगता हुआ ऊपर आया। वह 2 मीटर से अधिक लंबा था, उसका सिर छत को छू रहा था। एक जोड़ी अंधेरी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी और उसके पूरे शरीर से एक अशुभ आभा फैल रही थी। भूत छाया गुयांग खाली शयन कक्ष में जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी एक प्राचीन दानव की तरह थी जो हजारों वर्षों से निष्क्रिय थी और अंततः उभर आई। मैं फिर से जीवित हूँ। गुयांग ने तुरंत अपनी नजर जमीन पर पड़े अपने मुख्य शरीर पर डाली। उनके मुख्य शरीर का जीवन एक धागे से लटका हुआ था और इसमें देरी नहीं की जा सकती थी। बिना कुछ कहे उसने अपने भीतर से बालों से भी पतले काले धागे छील दिए। मत भूलो, गुयांग के मस्तिष्क ने चिकित्सा ज्ञान संग्रहित किया जो मानव सभ्यता के शिखर को पार कर गया।
उन्होंने इन धागों को सर्जिकल टांके के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे लगातार हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए उनके शरीर के घावों को तुरंत जोड़ा गया। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और लियू ताओ का नंबर डायल किया। आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब आपकी मदद करने का समय आ गया है। कॉल कनेक्ट होने के बाद गुयांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरे छोर पर लियू ताओ ने थके हुए भाव से उत्तर दिया, मिस्टर गु, क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको देर रात को कॉल करने की जरूरत है? हालांकि फोन के दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। लियू ताओ ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। मिस्टर गु, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? फिर भी कोई आवाज नहीं। लियू ताओ के दिल में तुरंत एक अशुभ भावना पैदा हुई। इस समय चू लिंगलिंग और ली कयुन, जो लियू ताओ के साथ एक ही कमरे में थे, ने भी अपना सिर घुमा लिया। क्या चल रहा है? क्या गुयांग फोन कर रहा है? इतनी रात को वह जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए फोन नहीं करेगा, है ना? चू लिंगलिंग ने चिल्लाकर कहा। वैसे भी मैंने पहले ही एक हत्या के मामले के निगरानी फुटेज में उसकी उपस्थिति का एक दृश्य गढ़कर नकली सबूत तैयार कर लिया है। हम इसका इस्तेमाल पहले उसे गिरफ्तार करने के लिए कर सकते हैं। अब उसके लिए मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसकी स्थिति कितनी प्रमुख है। जब तक हम उसे गिरफ्तार करते हैं और 3 दिनों तक हिरासत में रखते हैं, उससे गहन पूछताछ करते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि हमें कोई खामियां नहीं मिलेंगी। लियू ताओ ने गंभीर भाव से ली कयुन और चू लिंगलिंग की ओर देखते हुए अपना सिर घुमाया। कुछ ठीक नहीं है। फोन के दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आ रही है। ली कयुन कुर्सी पर बैठे और अस्थायी रूप से बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत नंबर डायल कर दिया हो? लियू ताओ ने अपना सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, गुयांग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। लियू ताओ ने फोन को स्पीकर मोड पर स्विच किया, वॉल्यूम अधिकतम कर दिया और वे तीनों ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। अचानक ली कयुन ने मेज थपथपाई और उठ खड़ी हुई। कुछ गड़बड़ है, उसकी जान खतरे में है। चू लिंगलिंग स्तब्ध रह गया। हास्यास्पद मत बनो, वह ब्लैक नाइट बुचर है। केवल वही लोगों को मारता है, कोई और उसे कहां मारेगा? ली कयुन ने फोन की ओर इशारा किया और कहा, नजदीक झुकें और ध्यान से सुने। आप सांस लेते हुए सुन सकते हैं, लेकिन ये बेहद कमजोर है। ये सुनकर बाकी दोनों ने भी तुरंत ऐसा ही किया और वास्तव में हल्की हल्की सांसें चलने की आवाजें सुनी। सांस लेना सामान्य व्यक्ति से स्पष्ट रूप से भिन्न था, मानो जीवन समाप्त होने वाला हो। बिना कुछ कहे वे तीनों तुरंत उठे, अपने कोट उठाए और बाहर निकल गए। लियू ताओ ने दौड़ते समय प्रवर्तन ब्यूरो में अपने सहयोगी का नंबर डायल किया। जल्दी से लोगों को बुलाओ, उतना बेहतर होगा। ड्यूटी पर मौजूद सभी साथी मेरे साथ काम करें। यह एक आपातकालीन स्थिति है, संभवतः एक हत्या का मामला है। अपने उपकरण व्यवस्थित करने के बाद लियू ताओ ली कयुन और चू लिंगलिंग को ले गए और पहले एक कार में चले गए। उन्होंने रास्ते में ट्रैफिक लाइटों पर भी ध्यान नहीं दिया, एक्सीलेटर को धीमा कर दिया। मंद रोशनी, विरल आबादी, खाली सड़कों को देखते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और बुदबुदाया, गुयांग, क्या तुम सच में ब्लैक नाइट बुचर हो? यदि तुम हो तो संभवतः तुम्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? और इस समय गोस्ट शैडो गुयांग ने पहले से ही कमरे के बाहर कदम दर कदम रेंगते हुए अपने मुख्य शरीर के अंगों को नियंत्रित करने के लिए धागों का इस्तेमाल किया था। इसके तुरंत बाद उसने कुछ सामग्रियों को खोजने और साधारण विस्फोटक बनाने के लिए अपनी प्रकाश जैसी गति का उपयोग किया, जिससे सीधे शयनकक्ष धमाके के साथ उड़ गया। शयनकक्ष से धधकती आग की लपटें उठने लगीं। सभी निशान हवा में गायब हो गए, जबकि गुयांग का मुख्य शरीर कमरे से दूर एक सुरक्षित क्षेत्र में पड़ा हुआ था, बचाव की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह मौत से बाल बाल बच गया है। गोस्ट शैडो गुयांग मुख्य शरीर के बगल में छाया में रहे, मुख्य शरीर की स्थिति को करीब से देखते रहे, दिल की धड़कन को उत्तेजित करने और चोटों को स्थिर करने के लिए लगातार उन्नत चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते रहे। सौभाग्य से लियू ताओ जल्दी आ गए और उन्होंने अस्पताल के आपातकालीन कर्मियों को भी सूचित किया। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने जलता हुआ शयनकक्ष और सीढ़ी पर पड़ा खून से लथपथ पीला गुयांग देखा। वह इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। लियू ताओ जल्दी से गुयांग के पास पहुंचे और गुयांग की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। जब उसने गुयांग के शरीर पर चाकू के गहरे घाव और जमीन पर खून से लथपथ कालीन देखा तो उसका दिल पसीज गया। धिक्कार है, क्या वह मर सकता है? ली कयुन पास खड़े रहे, तुरंत सांस लेने और नाड़ी की जांच की और राहत की हल्की सांस ली। वह ठीक है, अभी उसकी सांस बाकी है, उसे बचाया जा सकता है। मेडिकल टीम जल्द ही यहां आएगी। चलो जल्दी से उसके घावों पर पट्टी बांधें और खून बहना बंद करें। पेशेवर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राथमिक चिकित्सा का कुछ ज्ञान था और वे अपने वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट रखते थे। उन तीनों ने इधर उधर टटोला, गुयांग की चोटों पर पट्टी बांधी और रक्तस्राव को पूरी तरह से रोक दिया। वहीं आपातकालीन कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ये देखकर कि गुयांग के पास केवल एक सांस बची थी, उन्होंने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। केवल 1 या 2 मिनट में उन्होंने गुयांग को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में स्थानांतरित कर दिया और सबसे तेज गति से अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। इस बीच लियू ताओ, ली कयुन और अन्य जो पीछे रह गए थे, उन्होंने अग्निशामकों के साथ मिलकर अपराध स्थल पर बची हुई आग को बुझाने का काम किया। जब वे तीनों गुयांग के शयन कक्ष में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने फर्श पर खून के धब्बे देखे जो आग से सूख गए थे। लियू ताओ हौंकते हुए बोले, धिक्कार है, यहाँ क्या हुआ? इतना खून क्यों है? इस गुयांग की शारीरिक स्थिति वास्तव में अच्छी है। इतना खून खोने के बाद भी वह एक धागे से लटका रह सकता है। ली कायुन भी सदमे से भरा था। इसका श्रेय उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दिया जाना चाहिए। अस्पताल में निदेशक जू ने पहले ही एक गंभीर बीमारी की सूचना जारी कर दी थी, यह मानते हुए कि उनके जागने की संभावना 1% से भी कम थी, लेकिन वह पूरी तरह से अपनी इच्छाशक्ति के माध्यम से जागने में कामयाब रहे। इस बार शायद इसलिए भी कि वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से कमरे से भाग गया और मुझे बुलाया, अन्यथा कोई महान अमर भी उसे बचा नहीं पाएगा। चूलिंगलिंग उत्सुकता से निराश होकर कमरे में इधर उधर घूमता रहा। कृपया उसकी प्रशंसा करना बंद करें। इस दृश्य को देखिए, एक विस्फोट, एक बड़ी आग, कुछ भी नहीं बचा, एक भी सुराग नहीं। हमें कैसे जांच करनी चाहिए? ये भूत देखने जैसा है। ये हालिया मामले इतने परेशान करने वाले क्यों हैं? वह इतनी क्रोधित थी कि उसने अपने बाल एक पक्षी के घोंसले में खरोंच दिए। लियू ताओ और ली कयुन ने उसके पास आह भरी। हम कुछ नहीं कर सकते, चलो अभी देखते हैं। कमोबेश कुछ सुराग तो बचे ही रहने चाहिए। अध्याय 174, खेल अभी शुरू हुआ है। इस समय गुयांग के विला से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर 24 घंटे खुला रहने वाला हॉटपॉट रेस्तरां अभी भी जगमगा रहा था। आधी रात को यहाँ कारोबार मंदा नहीं था। वहाँ अभी भी मेहमानों के खाने की 7 या 8 मेजें थीं, जीवंत और हलचल भरी। कोने में एक अकेला व्यक्ति था, उसके पास एक ब्रीफकेस था। उसने थोड़ा खराब फिटिंग वाला सूट पहना था और मोटा काला चश्मा लगाया हुआ था। इस व्यक्ति ने उबलते गर्म बर्तन से गोमांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया, इसे समृद्ध सॉस में डुबोया, इसे अपने मुंह में भर लिया, फिर अपना मुंह पूरा खोला, अपने दूसरे हाथ से उसकी ओर हवा करते हुए चिल्लाया,
इतना मसालेदार, इतना गर्म। योशी, ये बहुत स्वादिष्ट है। उसकी कुछ हास्यप्रद हरकतें देखकर पास में बर्तन परोस रही युवा वेट्रेस ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। वह आदमी अंततः गोमांस निगलने में कामयाब रहा। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी और उसने अपने बगल में वेट्रेस को थम्स अप दिया। क्षमा करें, कृपया मेरी बात का बुरा न मानें। कृपया अपने प्रमुख शेफ और बॉस को बताएं, आपके हॉट पॉट का स्वाद वास्तव में अद्भुत है। व्यंजन परोसते समय वेट्रेस ने विनम्रता से उत्तर दिया। बेशक, हमारे स्टोव में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां एक ही दिन खरीदी जाती हैं, वे बेहद ताज़ा हैं। ये सज्जन सकुरा देश से होंगे, है ना? क्या तुम्हें यहाँ के स्वादिष्ट भोजन की आदत हो सकती है? उस आदमी ने चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाया। पुनर्तः स्वीकार्य। हमारे सकुरा देश की संस्कृति दुनिया के सभी कोनों को समाहित करती है। हमारे पास वहाँ चीनी मुख्य भूमि से गर्म बर्तन भी हैं और शीर्ष शेफ के सुधार के तहत यह अपने मुंह से आगे निकल गया है और भी अधिक स्वादिष्ट है। यदि आपके पास मौका है तो आप भी इसे आजमा सकते हैं। सेवा स्टाफ ने सिर हिलाया और विनम्रता से जवाब दिया। अगर मौका है तो मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। व्यंजन परोसने के बाद वेट्रेस मुड़ी और चली गई, लेकिन उसके दिल में थोड़ा तिरस्कार महसूस हुआ। छोटे साकुरा देश के ये लोग वास्तव में साहित्यिक चोरी करना पसंद करते हैं। वे किसी भी चीज की नकल कर सकते हैं और हमेशा उनके होठों पर उसके मुंह से आगे निकलने की बात होती है। उनके उस त्यागे हुए स्थान में हर दिन विकिरण वाली मछलियां और विकिरण वाली सब्जियां खाकर उन्हें जहर देकर न मरने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए। और वे कहते हैं कि यह अपने मूल से बढ़कर है और अधिक स्वादिष्ट है। कोई भूत ही जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी भोजन का आनंद लेता रहा। अचानक बाहर से कोई चिल्लाया, जल्दी देखो, ऐसा लगता है जैसे वहां आग लगी है। कई दर्शकों ने तुरंत अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए, सड़क पर भाग गए और दूर तक देखने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, पहाड़ पर विला क्षेत्र में एक घर भीषण आग की लपटों में घिर गया। हे भगवान, वह विला क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि इन अमीर लोगों को आग लगने के लिए सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता नहीं है। उनकी परवाह कौन करता है? इन अमीर लोगों के पास कुछ पैसे की कमी नहीं है। घर जलाना शायद आग सेंक करना और खुद को गर्म करना है। हा हा हा। ये समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई हताहत हुआ था। शायद नहीं। विला क्षेत्र में बहुत से लोग नहीं रहते हैं। कई घर खरीदे जाने के बाद खाली हैं। ये बहुत संभव है कि कोई बाहर निकलते समय कुछ प्लग निकालना भूल गया हो। कोने में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने गर्म बर्तन खाते हुए खिड़की को भी धक्का दिया और बाहर की ओर देखा। लेकिन जब उसने जलती हुई इमारत देखी तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या हो रहा है? ये वहां क्यों है? लेकिन जल्द ही उसने अपने मन के सवालों को किनारे रख दिया। उसकी परवाह कौन करता है? वैसे भी वह जमीन पर पड़ा हुआ है और हिलने डुलने में असमर्थ है। अगर यह फट गया या आग लग गई तो वह और तेजी से मर जाएगा। स्वर्ग का राजा भी उसे नहीं बचा सकता। यह अफसोस की बात है कि मैंने आखिर में उससे नहीं पूछा कि क्या वह ब्लैक नाइट बुचर था। अगर वह होता तो मेरा काम 7 दिनों में खत्म हो जाता और मैं घर जा सकता था। मैं वास्तव में वापस जाकर सकुरा देखना चाहता हूँ। भरपेट खाने पीने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बिल का भुगतान किया, धक्का देकर दरवाजा खोला और अंधेरी गली में कदम दर कदम गायब हो गया। हर कोई उत्साह देखने में व्यस्त था और उसे उसके जाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब वह एक अंधेरी गली में पहुंचा तो उसने जल्दी से अपने पीछे का बैग खोला, अंदर से एक काली लड़ाकू वर्दी निकाली और कुछ ही कदमों में कपड़े बदलने का काम पूरा कर लिया। हॉटपॉट खाते समय उसने जो कपड़े और बैकपैक पहने थे उन्हें लापरवाही से पास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। निंजा चाओ यून ऑनलाइन वापस आ गया है। उसने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाया, ढीला किया और संतुष्ट दृष्टि से अपने भरे पेट को थपथपाया। बुरा नहीं, मैं आज गर्म हो गया। एक दिलचस्प आदमी को मार डाला और स्वादिष्ट हॉटपॉट खाना खाया। मुझे लगता है कि मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। काम पर वापस जाने का समय आ गया है। जैसे ही वह गली छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसका शरीर अचानक अपनी जगह पर अकड़ गया। यह एहसास ऐसा था मानो उसे किसी आदिम विशालकाय जानवर ने बंद कर दिया हो। उस भयानक हत्या के इरादे ने उसे एक पल में हिलने डुलने की क्षमता लगभग खो दी। धिक्कार है, क्या हो रहा है? हत्या का इतना भयानक इरादा कैसे हो सकता है? ये कौन है? इस समय चाओ यून को अत्यधिक भय महसूस हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया, ब्लैक नाइट बुचर। उसके पास मौजूद जानकारी के अनुसार ब्लैक नाइट बुचर अक्सर देर रात और भोर के बीच काम करता था। क्या ये समय वास्तव में ब्लैक नाइट बुचर का सक्रिय काल नहीं था? चाओ यून अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। वह महसूस कर सकता था कि उसके पीछे की उपस्थिति 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उसके कान में एक आवाज सुनाई दी जो नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत होती थी। क्या हुआ मेरे दोस्त? खेल खत्म होने से पहले जाना चाहते हैं? मुझे अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं मिला है। चाओ यून को लगा कि उसका मस्तिष्क तुरंत फट गया। हालांकि आवाज पूरी तरह से अलग थी, वह 100% निश्चित था कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति गुयांग था, जो अपने ब्लेड के नीचे चलने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। हरामी, क्या उसे अब तक मर नहीं जाना चाहिए? वह अब भी जीवित कैसे रह सकता है? इतने सारे घावों के कारण मैंने स्पष्ट रूप से उसके शिरोबिंदु और रक्त वाहिकाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया, जिससे उसकी हिलने डुलने की क्षमता खत्म हो गई। वह संभवतः यहाँ कैसे पहुंच सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। चाओ यून का दिमाग एक उलझी हुई उलझन की तरह था। उसने सजगतापूर्वक और तेजी से अपनी कमर से छोटा चाकू निकाला और तुरंत पीछे की ओर वार कर दिया। हालांकि असाधारण रूप से मारा गया ये वार हवा में छेद करता हुआ प्रतीत हुआ। भूत छाया गुयांग उसके पीछे खड़ा होकर धीरे से मुस्कुराया। टीएस दवाओं की सहायता के बिना क्या आप क्लोन तकनीक भी नहीं कर सकते? यदि आप जादू के करतबों का अभ्यास करना चाहते हैं तो जादू के करतबों का अभ्यास करें। यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट का ठीक से अभ्यास करें। आप सकुरा लोग हमेशा जादू के करतब और मार्शल आर्ट का मिश्रण करना पसंद करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आप आज तक बचे हुए हैं। अगले ही पल चाओ यून को केवल अपनी पीठ में जलन महसूस हुई। उसका पूरा शरीर तुरंत उड़ गया और कोने में कूड़े के ढेर से टकरा गया। कूड़े के ढेर से बचा हुआ खाना उसके पूरे शरीर को ढक देता था, जिससे वह बेहद गंदा हो जाता था। इस समय चाओ यून ने अंततः अपने दुश्मन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और तुरंत इतना डर गया कि उसके अंग कमजोर हो गए। ये कितना भयानक राक्षस था! उसकी ऊंचाई 3 मीटर के करीब थी और उसका पूरा शरीर काली धुंध से ढका हुआ था। हालांकि यह बिल्कुल काला था, फिर भी कोई उसके चेहरे पर 2 आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। काली आंखों से रूह कंपा देने वाली भयानक रोशनी निकल रही थी। बस एक नजर ही किसी का विरोध करने का साहस पूरी तरह खोने के लिए काफी थी। बहुत भयानक, ये कैसा राक्षस है? ये निश्चित रूप से मानव नहीं है। इस समय चाओ यून को अंततः समझ आ गया कि उसने किस प्रकार के प्राणी को उकसाया था। उसने तुरंत कपड़े की एक पट्टी फाड़ी, उसे खून से भिगोया और अपना मुंह और नाक ढक लिया। भ्रम, ये निश्चित रूप से एक भ्रम है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुमसे लड़ूंगा।
चाओ यून ने अपने हाथ में छोटी तलवार पकड़ी और घोस्ट शैडो गुयांग पर एक बार फिर झपटा। भूत छाया गुयांग बिल्कुल भी नहीं हिली, बस अपनी जगह पर इंतजार करती रही। कौन जानता था कि दौड़ने के आधे रास्ते में पिंग पोंग बॉल की तरह एक गोल मन का किसी समय चाओ यून के हाथ में दिखाई दिया। उसने बलपूर्वक गुयांग के सामने मनके को जमीन पर पटक दिया। एक धमाके के साथ मनका तुरंत घने धुएं में फूट गया, जिसने तुरंत संकीर्ण गली को घेर लिया, जिससे कुछ भी देखना असंभव हो गया। जब तक गुयांग घने धुएं से बाहर निकला, चाओ यून पहले ही मौके से गायब हो चुका था। भूत छाया गुयांग ने हंसते हुए कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम संभवतः मुझसे कैसे आगे निकल सकते हो? चाओ यून अपने अत्यधिक घायल शरीर को घसीटते हुए गली में बाएं और दाएं दौड़ा। उसकी इच्छा थी कि वह उसके पैरों में मोटर लगा सके। अंत में उसने अनुमान लगाया कि वह एक अंधेरे कोने में रुकने की हिम्मत करने से पहले दीवार के खिलाफ झुककर और जोर से हौंकते हुए लगभग 1 किलोमीटर दौड़ चुका था। एक पल के आराम के बाद आखिरकार मैं बच गया। अरे वह कौन सा राक्षस था? मुझे अपनी चोटों से उबरने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो बदला लेने के लिए वापस जाऊंगा। चाओ यून ने अपनी पीठ पर घाव का इलाज करने की तैयारी के लिए अपने साथ ले गया औषधीय पाउडर निकाला, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर तुरंत अकड़ गया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा गली के दूसरे छोर पर लंबी भूत छाया वहां खड़ी थी, उसे घूर रही थी। भागते रहो, रुकना क्यों? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ी और प्रेरणा देने की जरूरत है। अगले ही पल छाया से बना एक छोटा चाकू तुरंत चाओ यून की ओर उड़ गया। चाओ यून बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, केवल उसकी कमर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और 2 गोल मांस के गोले जमीन पर गिर गए। तुम कमीने हो! चाओ यून लुढ़क गया और जमीन से उठ गया, अपने पैरों के बीच दर्द की परवाह किए बिना एक और धुआं बम फेंका और सड़क से गायब हो गया। घोस्ट शैडो गुयांग इत्मीनान से पिछले स्थान पर चला गया और जमीन पर पड़े 2 मांस के गोले को कुचलकर लुगदी बना दिया। भागो भागो, खेल का समय अभी शुरू हुआ है। अध्याय 175, छायाएं हर जगह हैं। एक बार फिर मौत से बचने के बाद चाओ यून और भी अधिक सतर्क हो गया। वह सड़कों और गलियों में प्रेत की तरह तेजी से घूमता रहा। अंत तक उसे ये भी नहीं पता था कि वह कितनी दूर तक दौड़ चुका है, केवल यह महसूस हुआ कि उसके पैर नरम हो गए हैं और ताकत कम हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वह पहले से ही उपनगरीय इलाके में था। चक्कर की एक लहर ने उसे घेर लिया और तभी उसने राहत की सांस ली, धीरे से जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया और खुद से बुदबुदाया, अब कोई रास्ता नहीं है कि वह मुझे ढूंढ सके, मैं इतनी दूर तक भाग चुका हूं। जब भागने की बात आती है तो यह पहला बुनियादी कोर्स है जिसे हम निंजा सीखते हैं। आपने मुझे एक बार पाया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे दूसरी बार पा सकते हैं। जब चाओ यून ने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है तो उसे और भी अधिक आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार अपनी जान बचाकर भाग गया। तो क्या हुआ अगर ब्लैक नाइट बुचर शक्तिशाली है? मेरे पीछे की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक मैं वापस आऊंगा, मैं उन गोल्ड मेडल किलर को मेरे साथ हमला करने के लिए इकट्ठा करूंगा। ओह, और वे पुराने स्वामी भी। भले ही मुझे अपनी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह एक भयानक मौत मरे। चाओ यून गुस्से से भर गया। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए दीवार के सहारे खड़ा हो गया। ये पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले मुझे छिपने और अपनी चोटों से उबरने के लिए ग्रामीण इलाकों में एक जगह ढूंढनी चाहिए। अगर मैं सफल हो गया तो वह आदमी जीवन भर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वह चला, चाओ यून की ताकत सचमुच खत्म हो गई। अचानक उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर एक टैक्सी खड़ी है, उसकी लाइटें चमक रही हैं। इस टैक्सी की शक्ल चाओ यून के लिए बर्फ में जीवन रक्षक की तरह थी। उसने तुरंत अपने शरीर पर लगे खून के धब्बों को साफ किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी असामान्य न लगे। फिर लंगड़ाते हुए टैक्सी के पास गया, पिछला दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, मुझे शहर से बाहर और देहात में ले चलो। अपनी कीमत बताओ, मेरी आवश्यकता जितनी जल्दी संभव हो सके और जितनी संभव हो उतनी दूर है। क्या आप समझते हैं? चाओ यून ने अपनी बात समाप्त की, सीट पर पीछे झुक गया और एक छोटी सी झपकी के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसकी आंख के कोने से बाहर उसे एहसास हुआ कि ड्राइवर की सीट पर बैठा व्यक्ति पूरी तरह से काली छाया थी। चाओ यून के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। वह इस छाया से बहुत परिचित था। क्या ये ब्लैक नाइट बुचर नहीं था जो हमेशा से उसका पीछा कर रहा था? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? तुमने मुझे कैसे खोजा और तुम मुझसे तेज कैसे हो? पूरे रास्ते मुझे तुम्हारा कोई निशान नहीं दिखा। हरामी, तुम धोखा दे रहे हो, है ना? यह अनुचित है, बिल्कुल अनुचित। घोस्ट शैडो गुयांग, जो टैक्सी चला रहा था, ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी काली आंखों में एक चंचल मुस्कान थी। क्या हुआ? डर लग रहा है? चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग कुशलता बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें एक क्षण में एक कलाबाज स्टंट दिखाऊंगा। गुयांग ने एक्सीलेटर चालू कर दिया और टैक्सी की गति तुरंत अपनी अधिकतम तक पहुंच गई और सीधे सड़क से उतरकर बगल के पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाओ यून ने आगे देखा और पार्क के केंद्र में एक बड़ी झील या बल्कि एक जलाशय देखा और टैक्सी सीधे उसकी ओर जा रही थी। चाओ यून तुरंत घबरा गया। उसने बेतहाशा पिछली सीट के दरवाजे के हैंडल को खींचा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलें, तुम पागल हो, तुमने मुझे बाहर जाने दिया। उसने बहुत जोर से खींचा और दरवाजे का हैंडल सीधे टूट गया। ये खत्म हो गया, ये पूरी तरह खत्म हो गया। एक धमाके के साथ टैक्सी सामने एक बड़ी चट्टान से टकराई और हवा में उड़कर बेतहाशा घूमने लगी। चक्कर के बीच चाओ यून ने स्पष्ट रूप से घोस्ट शैडो गुयांग की मजाकिया आवाज सुनी। ये कैसा है मजा? ये सुपर अजय हवाई झूला है, इसका आनंद लें। छींटे के साथ चाओ यून को लेकर टैक्सी जलाशय के केंद्र में गिर गई और धीरे धीरे डूबने लगी। कुछ ही देर में पूरी टैक्सी पानी में डूब गई। घोस्ट शैडो गुयांग किनारे पर शांति से बैठा अपने सामने चल रहे तमाशे को देख रहा था। क्या वह मर जाएगा? अगर वह ऐसे ही मर जाएगा तो ये थोड़ा उबाऊ होगा। इस समय गुयांग का दिल कुछ उलझन में था। एक ओर वह वास्तव में इस आदमी को सीधे मारना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत आसान था। तभी बुलबुले की एक श्रृंखला अचानक पानी की सतह पर उठी। कुछ ही देर में काले कपड़ों में एक व्यक्ति तेजी से सामने आया। वह मोटर की तरह अपनी भुजाएं पटकने लगा और बेतहाशा किनारे की ओर तैरने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसी स्थिति जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए निश्चित मृत्यु होगी, चाओ यून के लिए अभी भी आसान थी, जिसने विशेष निंजा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किनारे पर बैठे गुयांग ने उसे उतरने की कोशिश करते देखा। उसने लापरवाही से अपनी छाया वाली जगह से एक गोल वस्तु निकाली, उसे आगे फेंक दिया और वह चाओ यून के ठीक बगल में जा गिरी। चाओ यून इस समय एक चौंके हुए पक्षी की तरह था, जो कुछ भी उसके निकट आता था वह उसे उछलने पर मजबूर कर देता था। वह पूरी तरह कांप गया और गोल वस्तु की ओर देखा, तभी पता चला कि यह एक हथगोला था। धिक्कार है, तुमने पागल को शाप दिया, तुमने कमीने को शाप दिया।
उसने अपने शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी शारीरिक क्षमता को सीधे सीमा तक पहुंचा दिया, तुरंत अपने और हथगोले के बीच दूरी बना ली। लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। एक धमाके के साथ हथगोला फट गया और चाओ यून उड़कर पार्क की घास पर जा गिरा। भले ही वह सबसे तेज गति से भागा था, फिर भी अंत में वह थोड़ा धीमा था। उसे चक्कर आने लगा और उसके शरीर की हर हड्डी में दर्द होने लगा। उसके लिए यह स्वीकार करना सबसे कठिन था कि जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ गायब था और उसके कंधे पर आधी हड्डी हवा में लटक रही थी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हें मार न दूं, तुम मेरा इंतजार करो। चाओ यून को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने अपनी बाहों में बचे हुए धुएं के बमों को जमीन पर फेंक दिया। घने धुएं ने आधे पार्क को ढक लिया और वह एक बार फिर क्षेत्र से भाग गया। पार्क से जल्दी निकलने के बाद चाओ यून को दौड़ते समय खून की खांसी हुई। कमीने, उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझ पर ट्रैकर लगा दिया हो ताकि वह हमेशा मेरे रूट से पहले मेरा इंतजार कर सके? ये होना ही चाहिए। ये सोचकर उसने दिखावे की परवाह नहीं की और अपने शरीर के सारे कपड़ों को टुकड़े टुकड़े करके सड़क के किनारे फेंक दिया और नग्न होकर सड़कों पर दौड़ने लगा। उस रात कई दुकानों के सामने लगे निगरानी कैमरों ने इस एक हथियार वाले नग्न व्यक्ति की दौड़ते हुए छवि को कैद कर लिया। अनुमान है कि यह कुछ ही समय में दुनिया भर में चर्चा का एक और बड़ा अनसुलझा रहस्य बन जाएगा। घोस्ट शैडो गुयांग उबासी लेते हुए इत्मीनान से पार्क से बाहर चला गया। वह उससे नहीं मरा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह होने में अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है। आगे कहां छिपोगे? बोलने के बाद गुयांग की आकृति भी छाया में बदल गई और गायब हो गई। यदि चाओ यून देख सकता तो वह पाता कि चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, उसके नीचे की छाया में हमेशा एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। बॉक्सिंग जिम के बेसमेंट में केवल मिंग जियो ही बचा था। उसने रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा था और टीवी चैनल पलट रहा था। जब उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट देखी तो उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मिड लेवल्स विला क्षेत्र में आज रात एक रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसमें एक विला तुरंत आधा जल गया। जांच के मुताबिक इस विला के मालिक नैनो टारगेटेड इम्यून एक्टिवेशन एजेंट के संस्थापक गुयांग हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार गुयांग को तत्काल आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसकी हालत गंभीर है। इस समाचार को देखने पर मिंग जियो ने अपने बाएं हाथ को थोड़ा दबाया, तुरंत लकड़ी के सोफे के आर्मरेस्ट का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया और अपने दांत पीसकर धीमी आवाज में शाप दिया। ये बेवकूफ निंजा, क्या उन्होंने नहीं कहा कि वे गोल्ड मेडल किलर हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि वे मुझे परेशान नहीं करेंगे? इतना बड़ा हंगामा करते हुए क्या तुम्हें डर है कि मेरा पता नहीं चलेगा? हो। और इतना बड़ा हंगामा करते हुए उसने वास्तव में इस गुयांग को भागने दिया और अब वह गंभीर हालत में अस्पताल में है। यदि वह बच गया है और कुछ ऐसा कहता है जो उसे नहीं कहना चाहिए तो क्या होगा? आखिर मैं इसे उच्च अधिकारियों को कैसे समझाऊं? बेवकूफ, सेकुरा कंट्री के उन शॉर्टीज पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता। अध्याय 176, मैं सचमुच चेरी ब्लॉसम देखना चाहता हूं। जैसे ही मिंग जियो ने गाली देना समाप्त किया, उसके पीछे का दरवाजा सीधे धमाके के साथ खुल गया। वह तुरंत डर से कांप गया, पीछे मुड़ा और ये देखकर चौंक गया कि दरवाजे पर एक दयनीय, विचित्र आकृति खड़ी थी, सिर से पैर तक नग्न, खून से लथपथ, एक हाथ गायब था और खून से सना हुआ, क्षत विक्षत था। यहां तक कि क्रूर मिंग जियाओ को भी ऐसा दृश्य देखकर अपना दिल पसीज गया। आखिर इस आदमी पर क्या गुजरी? क्या यह आदमी जीवित भी हो सकता है? वह भी सोच रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था जब दूसरा पक्ष अत्यधिक आग्रह से बोला, जल्दी से मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो, मैं सेकुरा द्वीप वापस जाना चाहता हूं। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। वह आदमी निश्चित रूप से भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं वापस आऊंगा। बस मुझे मेरी चोटों से उबरने के लिए कहीं दूर और दूर ले चलो। इस आदमी की आवाज सुनकर मिंग जियो अंततः अपने होश में वापस आ गया। आप शैडो गॉड संप्रदाय के स्वर्ण पदक हत्यारे हैं, चाओ यून। आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे? चाओ यून लड़खड़ाकर अंदर आया, सोफे पर गिर गया, उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, जैसे कि वह अगले ही पल पूरी तरह से मर जाएगा। मिंग जियाओ वास्तव में चिंतित था कि वह उसके सामने मर जाएगा, सोच रहा था कि वह शैडो गॉड संप्रदाय को कैसे समझाएगा। सौभाग्य से चाओ यून की आवाज अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत थी, इसलिए शायद वह जल्द ही नहीं मरेगा। आपको पूरी कहानी स्पष्ट रूप से समझाना कठिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, गुयांग का पक्षाघात नकली था, वह ब्लैक नाइट बुचर है। अब हेलीकॉप्टर तैयार करके पहले मुझे रास्ते पर भेजो, मुझे थोड़ी देर छिपने दो। इसके बाद मैं तुरंत अपने शैडो गॉड संप्रदाय के अन्य साथी शिष्यों और अपने गुरु के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की व्यवस्था करूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि ब्लैक नाइट बुचर बिना दफन स्थान के मर जाए। और तुम्हें मेरे छाया देव संप्रदाय का अनुग्रह और मित्रता भी प्राप्त होगी। मेरा विश्वास करो, इसके लाभ आपकी कल्पना से परे हैं। इन कुछ छोटे वाक्यों ने मिंग जियो के दिमाग को लगभग उसी समय विस्फोटित कर दिया। वह पक्षाघात नकली था, वह वास्तव में ब्लैक नाइट कसाई है। यदि उससे पहले चाओ यून की दयनीय, मृत्यु के करीब की स्थिति और मामलों की इस श्रृंखला और गुयांग के बीच संबंध नहीं होता, तो संभवतः कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। मिंग जियाओ भी जानता था कि यह समय बर्बाद करने का नहीं है। उसने एक पल के लिए ध्यान से सोचा, तुरंत एक विचार आया, अपने दांत पीस लिए और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुरंत तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर दूंगा। इस इमारत की छत पर मेरा एक निजी हेलीकॉप्टर है, तुम पहले ऊपर जाओ, मैं अभी किसी की व्यवस्था करता हूँ। चाओ यून ने सिर हिलाया, अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को खींचा, घूमा और चला गया, जबकि मिंग जियो ने सीधे अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ को फोन किया। कुछ ही मिनटों से भी कम समय में हेलीकॉप्टर का रोटर बेतहाशा घूमने लगा। विमान में केवल 2 लोग थे, एक उड़ान के लिए जिम्मेदार पायलट और खुद चाओ यून। चाओ यून बेचैनी से भरे चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया, हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए देखा, जो जमीन पर सबसे ऊंची इमारत से कहीं अधिक था। तभी उसने राहत की सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अब तुम मुझे दोबारा संभवतः नहीं पकड़ पाओगे। उसने ऊपर देखा और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट से पूछा, अब हम कहां जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर के जटिल पैनल का संचालन करते समय पायलट ने जवाब दिया, मिंग लाउडा ने इसकी व्यवस्था की है, मैं तुम्हें छिपने के लिए सबसे पहले अफ्रीका के महान जंगल में एक छिपी हुई जगह पर ले जाऊंगा। हम एक उपग्रह संचार फोन और प्रचुर मात्रा में भोजन भंडार छोड़ देंगे, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें वहां नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनने के बाद चाओ यून के दिल पर जो पत्थर लटक रहा था वह धीरे धीरे नीचे गिरा और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया, खुद से बुदबुदाया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसके दिल पर पत्थर गिरने के बाद चाओ यून ने कुशलतापूर्वक अपनी चोटों का इलाज किया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने स्पष्ट रूप से अपना खोया हुआ हाथ और 2 गायब मीट बॉल फिर से देखे और उसका दिल टूट गया। रुको, बस रुको, तुम मर चुके हो, मुझे मौके पर न मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, ये तुम्हारे अहंकार का पाप है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत अधिक पीड़ा सहने के बाद चाओ यून पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गया।
उसे नहीं पता था कि इस बार वह कितनी देर तक सोया और वह घबराहट से उठा, खिड़की से नीचे देखा, वह एक बड़े जंगल में आ गया था। वह फिर बोला और पूछा, हम कहाँ हैं? क्या हम अभी तक अफ्रीका में हैं? पायलट ने उत्तर दिया, अभी भी बहुत जल्दी है, हमने अभी तक देश छोड़ा भी नहीं है, गंतव्य तक पहुंचने में शायद लगभग 6 घंटे लगेंगे। लेकिन हम पहले ही शहरी क्षेत्र छोड़ चुके हैं, यह एक जंगल है जहां किसी ने पैर नहीं रखा है। यह उत्तर सुनकर चाओ यून को और भी अधिक सहजता महसूस हुई। मैं पहले ही एक निर्जन जंगल में भाग गया हूं, क्या आप अभी मुझे ढूंढ सकते हैं? यदि तुम सचमुच मुझे पा सकते हो तो मैं तुम्हें अपना सिर दे दूंगा। जैसे ही वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने अपनी बदला लेने की योजना की कल्पना करना शुरू कर दिया था, अचानक उसे अपने चारों ओर से एक अत्यंत ठंडी आभा का आभास हुआ। यह भयानक हत्या का इरादा, जिसने लोगों को हिलने डुलने में लगभग असमर्थ बना दिया था, ब्लैक नाइट बुचर के लिए अद्वितीय था। हरगिज नहीं, यह एक भ्रम होना चाहिए, यह अवश्य ही एक भ्रम होगा। अगले ही पल कहीं से एक छायादार हाथ उसके कंधे के पास प्रकट हुआ, धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और उसके कान के पास से एक धीमी, कर्कश आवाज आई जिसे केवल वह सुन सकता था। आप काफी दूर तक भाग गए, क्या आपको अभी अच्छी नींद आई? मैं आपको परेशान करना बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं आपके पास तब तक इंतजार कर रहा था जब तक आप जागकर आपका स्वागत नहीं करते, क्या ये बहुत विनम्र नहीं है? जैसे ही यह वाक्य खत्म हुआ, चाओ यून लगभग पागल हो गया। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका, उठ खड़ा हुआ और जोर से शाप दिया, नरक में जाओ, मैं तुम्हारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को श्राप देता हूं। उसने हेलीकॉप्टर के केबिन का दरवाजा खोला, अपने बगल में पैराशूट पकड़ा और अचानक बाहर कूद गया। कॉकपिट में पायलट तुरंत स्तब्ध रह गया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, चाओ यून पहले ही मध्य हवा में उतर चुका था और उसने अपना पैराशूट खोल दिया था। चाओ यून के दिल में अभी भी आशा की किरण थी। नीचे जटिल इलाके वाला एक निर्जन जंगल है, अगर मैं जंगल में छिप जाऊं तो भी जीवित रहने की संभावना होनी चाहिए। वह अच्छी स्थिति में उतरने के लिए अपने पैराशूट को नियंत्रित करने ही वाला था, लेकिन तभी उसने पाया कि उसका पैराशूट पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, मानो कोई अदृश्य बड़ा हाथ उसे पूरे रास्ते खींच रहा हो और कुछ ही दूरी पर चट्टान की ओर तैर रहा हो। धिक्कार है, ये हिट होने वाला है, जल्दी रुको। हालांकि चाओ यून ने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका, सिवाय इसके कि पैराशूट उसे सीधे ऊंची चट्टान पर ले जाए। एक धमाके के साथ प्रभाव ने तुरंत उसके शरीर की पहले से ही घायल हड्डियों को फिर से चटका दिया, जिससे वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। उन्होंने अपनी वर्तमान दुर्दशा की जांच करने के लिए अपनी अंतिम इच्छाशक्ति का उपयोग किया। पैराशूट द्वारा उसे इस चट्टान में ले जाने के बाद उसने वास्तव में उसे यही लटका दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वह पैराशूट को काटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अपने साथ कोई हथियार नहीं लाया था और पैराशूट की रस्सियां पहले से ही हवा में मृत गांठों में उलझ गई थीं, जिन्हें सुलझाना असंभव था। भूत छाया गुयान किसी बिंदु पर उसके बगल में दिखाई दी, बस चट्टान के एक छोटे से उभार पर खड़ा था, हल्का और हवादार, जैसे कि उसका कोई भौतिक रूप नहीं था। यहाँ का दृश्य अच्छा है, यह आपके दफनाने के स्थान के रूप में दिलचस्प होना चाहिए। देखिए, ये सभी छोटे छोटे दोस्त आपका स्वागत कर रहे हैं। घोस्ट शैडो गुयान द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करते हुए चाओ यून ने ऊपर देखा और पाया कि कई भूखे गिद्ध हवा में चक्कर लगा रहे थे। नहीं नहीं, आप मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। शैडो गॉड संप्रदाय निश्चित रूप से आपकी पहचान का पता लगा लेगा, आप छिप नहीं सकते। आपको अंतहीन प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और आप और आपका परिवार और दोस्त सभी हिंसक मौत मरेंगे। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भरपूर मुआवजा देने को तैयार हूँ, मैं वादा करता हूँ कि यह मामला तुम्हारे लिए बाद में कोई मुसीबत नहीं लाएगा। भूत छाया गुयान तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, तुम्हें जाने दो, क्या तुम बहुत गंभीर रूप से घायल हो और पहले से ही बेहोश हो? मुझे याद है कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप दूसरों को चुपचाप मौत का एहसास कराना पसंद करते हैं, अब इसे अनुभव करने की आपकी बारी है। गुयान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और छाया ने कई तेज ब्लेड बनाए, जिसने तुरंत चाओ यून के मुख्य मेरिडियन और रक्तवाहिकाओं को काट दिया। मुझे मार डालो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जल्दी मौत दे दो, क्या तुम भी एक आदमी हो? लानत है। गुयान दिल खोलकर हंसे, मौत का पूरी तरह से अनुभव करो, लेकिन शायद आपके पास इसका अनुभव करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि वे थोड़े अधीर लगते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ। गुयान की आकृति मौके से गायब हो गई। चाओ यून ने जोर से शाप दिया, कमीने, वापस आओ और मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। वो, तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा, मैं वहीं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम एक दुखद मौत मरोगे। उसके शरीर से लगातार टपकते खून ने किसी उत्तेजक पदार्थ की तरह हवा में चक्कर लगा रहे गिद्धों को तुरंत उत्तेजित कर दिया, उनकी आंखें लाल हो गईं। वे गिद्ध अब अपने पेट में भूख सहन नहीं कर सके और वे एक के बाद एक झपट्टा मारकर चाओ यून के मांस और खून को बड़े बड़े घूंटों में चोंच मारने लगे। चाओ यून एक के बाद एक चीखें निकालता रहा, आखिरकार उसकी आवाज कर्कश हो गई और वह चिल्ला नहीं सका। उनके पूरे शरीर में दर्द के कारण उनकी चेतना नष्ट हो गई और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी चेतना में केवल कुछ सकुरा फूल ही बचे थे। मैं वास्तव में वापस जाना चाहता हूं और अपने गृहनगर के सकुरा फूल देखना चाहता हूं। अध्याय 177 आपातकालीन कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करना। आपातकालीन कक्ष में रोशनी चमकती रही और दरवाजे के बाहर खड़े होकर भी कोई भी अंदर कई डॉक्टरों की गहन चर्चा सुन सकता था। लियू ताओ गलियारे में आगे पीछे चल रहे थे, जबकि ली कयून और चू लिंगलिंग पास की सीटों पर बैठे थे। लियू ताओ की चिंतित नजर देखकर चू लिंगलिंग ने लापरवाही से कहा, आप किस बारे में चिंतित हैं? आप कम से कम प्रवर्तन ब्यूरो के उपनिदेशक हैं, फिर भी आप एक सीरियल किलर के बारे में चिंतित हैं। मुझे आपके यौन रुझान पर संदेह होने लगा है, क्या आप शायद समलैंगिक हैं? ली कयून ने जल्दी से चू लिंगलिंग पर नजर डाली और उसे याद दिलाया। लिंगलिंग, बकवास मत करो, चू लिंगलिंग ने ठिठुरते हुए कहा और नहीं कहा। लियू ताओ एक पल के लिए झिझके, फिर आह भरी और पास की धातु की कुर्सी पर बैठ गए और सबसे पहले बोले, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वह ब्लैक नाइट बुचर है? इतने सारे संदिग्ध बिंदुओं के बावजूद अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। शुरू से ही मैं गुयान पर संदेह करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसे लक्षित करते हुए कई जांच की और मैंने उसके घर के पास या उसके आसपास एक से अधिक बार उसकी निगरानी की। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई अपराध हुआ, उसके पास एक ठोस बहाना था और मैं वह गवाह था। चू लिंगलिंग ने अपना सिर घुमाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, इस दुनिया में भेष बदलने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है कि उसके पास अपराध करने के साथ साथ आपके सामने सक्रिय रहने का भी कोई तरीका हो। लियू ताओ ने चिंतित होकर जारी रखा, वास्तव में आपने जो कहा वह भी संभव है। हालांकि मैंने गुयान के साथ खाना खाया है और खूब बातें की हैं। मुझे लगता है कि वह एक ईमानदार और दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं।
भले ही वह शारीरिक रूप से अक्षम है, फिर भी वह लगन से अध्ययन करता है, और वह जो अध्ययन करता है वह उसकी तंत्रिका समस्याओं के इलाज के लिए न्यूरोलॉजी नहीं है, बल्कि कैंसर के इलाज के लिए ज्ञान है। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि वह पूरी तरह से और लोगों को बचाना चाहते हैं। नैनो टारगेटेड इम्यून एक्टिवेशन एजेंट के प्रचार के लिए उन्होंने लागत मूल्य से केवल एक छोटा सा लाभ लिया, जिसका उपयोग कर्मचारियों और उनके जैसे अन्य लोगों को समर्थन देने के लिए किया जाता था। ऐसे व्यक्ति को अगर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मार्मिक लोगों में से एक चुना जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह ब्लैक नाइट बुचर कैसे हो सकता है? इसके अलावा अब स्थिति को देखें। उसे आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया है, उसका जीवन खतरे में है और वह किसी भी समय मर सकता है। यदि वह वास्तव में ब्लैक नाइट बुचर होता और उसके पास वास्तव में इतने सारे रहस्यमय और अप्रत्याशित तरीके होते, तो उसे इस बिंदु पर कौन मजबूर कर सकता था? लियू ताओ के शब्दों के कारण ली कयून और चू लिंगलिंग चुप हो गए। वास्तव में बहुत सारे संदिग्ध बिंदु गुयांग की ओर इशारा करते थे, लेकिन बहुत सारे सबूत भी उसकी बेगुनाही साबित करते थे। लियू ताओ ने जारी रखा, निर्देशक गुवान और मैंने एक बार इस पर चर्चा की और हम एक दिलचस्प निष्कर्ष पर पहुंचे। मुझे नहीं पता कि आपने सेकुरा कंट्री का कोई रहस्यमय उपन्यास पढ़ा है या नहीं, जो उन पुरुष और महिला नायकों के बारे में बात करता है जो सतह पर असंबंधित लगते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे गुप्त रूप से एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। पुरुष नायक महिला नायक को हत्या करने में मदद करता है और महिला नायक पुरुष नायक को रहस्य छुपाने में मदद करती है। उस समय पुलिस निदेशक ने ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया। ब्लैक नाइट बुचर गुयांग का रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है, जो गुप्त रूप से गुयांग की रक्षा कर रहा है और इस दुनिया की गंदगी को आसानी से खत्म कर रहा है। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत कहीं अधिक व्यवहार्य है। यह समझा सकता है कि क्यों गुयांग के पास कई बार सही बहाना था, और यह भी समझा सकता है कि मृत व्यक्ति कमोबेश गुयांग से संबंधित क्यों थे। ली कयून और चू लिंगलिंग शांत हुए और इसके बारे में सोचा। हालांकि उन्हें लगा कि यह कटौती थोड़ी बेतुकी है, लेकिन इस समय यह सबसे उचित स्पष्टीकरण लग रहा है। चू लिंगलिंग ने अपना सिर खुजलाया। इस अवधि के दौरान मामलों की जांच का दबाव सीजन के अंत में लगातार 100 हार का सामना करने के दबाव से भी अधिक है। ठीक है, आपकी कटौतियां समझ में आती हैं, जांच करें। वैसे भी ब्लैक नाइट बुचर के पास हैकिंग कौशल मेरे से कमतर नहीं है। मुझे इस क्षेत्र में बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिल सकता है और मैं बहुत बेकार महसूस करता हूं। ली कयून ने सोचा और कहा, यदि यह सिद्धांत सच है तो संभवतः गुयांग स्वयं ब्लैक नाइट बुचर की असली पहचान जानता है और उसे कवर प्रदान कर रहा है। उस मामले में वह भी दोषी है। लियू ताओ ने आपातकालीन कक्ष में चमकती रोशनी पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत अधिक संभावना है। इसके बारे में सोचो, आज की रात गुयांग के लिए जीवन या मृत्यु का संकट थी। वह मौके पर ही मरने से बस एक बाल की दूरी पर था। यदि वह वास्तव में जानता था कि ब्लैक नाइट बुचर कौन था, तो वह तुरंत दूसरे पक्ष को फोन करके सूचित कर सकता था, लेकिन उसने वास्तव में मुझे फोन किया। जीवन और मृत्यु के ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में संभवतः उसके पास कवर प्रदान करने के लिए अभी भी दिमाग की उपस्थिति नहीं हो सकती है। क्या वह ऐसा कर सकता है? तीनों तुरंत चुप हो गए। ब्लैक नाइट बुचर की जांच का सुराग फिर से टूट गया। ली कयून ने पूछा, चूंकि आपके पास यह हरकतें बहुत पहले से थी, क्या आपने गुयांग की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच की है? लियू ताओ ने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई सिगरेट निकाली और अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही वह इसे जलाने वाला था, अचानक उसे याद आया कि वह एक अस्पताल में है और उसे इसे वापस रखना पड़ा, और कहा, बेशक हमने जांच की है। हमने उन सभी लोगों की सावधानीपूर्वक जांच की है जिनके साथ वह संभवतः अपने जीवन में संपर्क में आया होगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने उसके सभी प्राथमिक विद्यालय के सहपाठियों की भी जांच की और एक भी संदिग्ध नहीं मिला। जब वे चर्चा कर रहे थे, गलियारे के अंत से तेज और अराजक कदमों की आवाज आई। इसके तुरंत बाद एक पुरुष और एक महिला वहां पहुंचे। यह म्यू रोंग और सू चेंग चेंग थे। दौड़ने के बाद सू चेंग चेंग ने तुरंत लियू ताओ का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, उपनिदेशक लियू, आप सचमुच प्रभावशाली हैं। ब्लैक नाइट बुचर के बारे में सुराग ढूंढने में असमर्थ आप श्री गो को परेशान करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ मिस्टर गो को धमकाना नहीं है क्योंकि वह दयालु हैं? कोई और होता तो पहले ही आपकी शिकायत कर चुका होता। यदि आपने अन्य मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया होता और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की अधिक जांच की होती, तो क्या श्री गो को इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ता? मैं आपको बता रहा हूं, अगर मिस्टर गो को कुछ भी हुआ तो ये पूरी मानवता की क्षति होगी और आप जिम्मेदार होंगे। लियू ताओ को पूरी तरह से डांटा गया था, लेकिन इस समय सू चेंग चेंग के शब्दों को सुनकर उसे वास्तव में अपराधबोध महसूस हुआ। दरअसल इस दौरान पूरे प्रवर्तन ब्यूरो ने अपनी सारी ऊर्जा ब्लैक नाइट बुचर पर केंद्रित कर दी थी और वास्तव में कुछ छिपे हुए खतरों को नजरअंदाज कर दिया था। गुयांग ने अब नैनो टारगेटेड इम्यून एक्टिवेशन एजेंट जैसी कीमती चीज विकसित कर ली है, जो ईर्ष्या को आकर्षित करने के लिए बाध्य है, और हो सकता है कि अन्य देशों के जासूस भी गुप्त रूप से उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हों। इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत ही क्रूर है, और वह स्वयं केवल ब्लैक नाइट बुचर मामले की जांच पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तव में गुयांग को थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान करना भूल गए थे। ये केवल कर्तव्य की अवहेलना थी। लियू ताओ के पास समझाने के लिए शब्द नहीं थे। सौभाग्य से इस समय म्यू रोंग ने धीरे से सू चेंग चेंग के कंधे को थपथपाया और कहा, ठीक है, नाराज मत होइए। उपनिदेशक लियू ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और इसके अलावा वह हत्यारा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुयांग कैसा कर रहा है। बोलने के बाद म्यू रोंग ने अपनी नजर लियू ताओ की ओर घुमाई। लियू ताओ केवल आह भर सकते थे और अपना सिर हिला सकते थे। मैं नहीं जानता, मैं सचमुच नहीं जानता। काफी समय से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन सर्जरी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी निर्देशक फैंग विशेष रूप से आए और मुझे गुयांग की स्थिति के बारे में बताया। उसके पूरे शरीर पर चाकू से कई बार किए गए। इन चाकू के घावों से कई रक्त वाहिकाएं और शिरोबिंदु टूट गए और उसका बहुत सारा खून बह गया। सौभाग्य से गुयांग की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है और वह अभी भी मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। अस्पताल की वर्तमान उपचार योजना पहले गुयांग के शरीर पर चाकू के घावों को सिलना है और फिर उसे अधिक रक्त आधान और पोषक तत्व समाधान आदि देना है, ये देखने के लिए कि क्या उसे बचाया जा सकता है। सू चेंग चेंग पहले से ही बेहद चिंतित थी, यहाँ तक कि वह चप्पल और पायजामा पहनकर भी दौड़ी थी। इस समय लियू ताओ को ये कहते हुए सुनकर वह इतनी चिंतित हो गई कि लगभग बेहोश हो गई। उसके बगल में म्यू रोंग ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन प्रार्थना की, ओल्ड गो, तुम्हें रुकना चाहिए। हमारा व्यापारिक साम्राज्य अभी शुरू हुआ है। तुम्हारे बिना मैं अकेले नहीं टिक सकता। आप पिछली कार दुर्घटना में वानस्पतिक अवस्था होने के जोखिम से भी बच गए। ये छोटी मोटी चोटें आपको हरा नहीं सकती। चू लिंगलिंग और ली कयून सहित हर कोई अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। हालांकि वे ब्लैक नाइट बुचर को पकड़ना चाहते थे, ब्लैक नाइट बुचर कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। उसने समाज के मैल का शिकार किया और ब्लैक नाइट बुचर ने भी उनकी जान बचाई। ली कयून और चू लिंगलिंग ब्लैक नाइट बुचर को पकड़ना चाहते थे, इसका कारण केवल कानून को बताना था।
अध्याय 178 मृतकों में से पुनरुत्थान। सबकी चिंता और चिंता के बीच आखिरकार आपातकालीन कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला। निर्देशक जू मास्क पहने हुए लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचे। लियू ताओ जो पास में ही थे तेज तर्रार थे और तुरंत उनका समर्थन करने के लिए पहुंच गए, अन्यथा निर्देशक जू की बुरी हड्डियां बुरी तरह खराब हो सकती थीं। सु चेंग और म्यू रोंग जल्दी से इकट्ठे हो गए। निर्देशक जू, स्थिति कैसी है? क्या मिस्टर गो खतरे से बाहर हैं? क्या सर्जरी सफल रही? सभी ने निदेशक जू की ओर आशा से देखा, लेकिन निदेशक जू अपना सिर हिलाते रहे और हाथ हिलाते रहे, उनका स्वर खेद से भरा था। क्षमा करें, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। ये सुनते ही सु चेंग की दृष्टि धुंधली हो गई और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। मू रोंग जो उसके पीछे खड़ा था ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, धीरे से उसके चेहरे को थपथपाया। चेंग, उठो, जागो, क्या तुम भूल गए? गुयांग ने बहुत पहले तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र होने के लिए कहा था, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? कॉल्स के बीच सु चेंग पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई। उसने खुद को संभाला और कांपते हुए खड़ी हुई। निर्देशक जू अपना सिर हिलाते रहे और आहें भरते रहे। मिस्टर गो एक जीनियस हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा सुपर जीनियस कभी नहीं देखा। स्व अध्ययन और किताबें पढ़ने से ही वह अपनी चिकित्सा संबंधी अंतर्दृष्टि में हम बूढ़ों से आगे निकल गए हैं। उन्होंने जो नैनो टारगेटेड इम्यून एक्टिवेशन एजेंट विकसित किया है, वह न जाने कितने लोगों की जान बचा सकता है। अच्छे लोग अधिक समय तक जीवित क्यों नहीं रहते? उसके प्रति इतना क्रूर कौन था? अभी जब मैं उसके घावों पर टांके लगा रहा था, टूटी हुई रक्तवाहिकाओं और शिरोबिंदु को देखकर मेरे दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया था। ये कल्पना करना कठिन है कि मरने से पहले इस बच्चे को किस प्रकार की यातना सहनी पड़ी थी। एक पल के लिए उपस्थित कुछ लोगों को अपने अंगों में कमजोरी महसूस हुई और वे ठंडी लोहे की बेंच पर गिर पड़े और एक शब्द भी कहने में असमर्थ हो गए। लियू ताओ ने अपनी मुट्ठी बंद की और उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई। मैं निश्चित रूप से इसके पीछे के हत्यारे को ढूंढूंगा और मिस्टर गो से बदला लूंगा। बिल्कुल। पास का एक मेडिकल स्टाफ सदस्य 2 ग्लूकोज शॉट लाया और उन्हें निदेशक जू को सौंप दिया। उन्हें पीने के बाद निर्देशक जू की आत्मा थोड़ी ठीक हो गई। अपने आप को शांत करो, मिस्टर गो अभी भी एक धागे से लटके हुए हैं। जब वह बाद में बाहर आएगा तो हम उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होगा। उसे अलविदा कहने के लिए समय निकालें। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वह सब कहें, क्योंकि आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा। ये सब हम कर सकते हैं। आपातकालीन कक्ष के बाहर गलियारे में गमगीन माहौल फैल गया। इस समय आसपास का तापमान तुरंत शून्य से नीचे गिरता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे लोग कांपने लगे और उनके हाथों और पैरों में ठंडक महसूस होने लगी। जैसे ही निर्देशक जू अपना मुखौटा उतारकर घटनास्थल से निकलने ही वाले थे, अचानक आपातकालीन कक्ष के अंदर से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई। निर्देशक जू, वापस आओ, वापस आओ। श्री गू की हालत में सुधार हुआ है, उनके महत्वपूर्ण लक्षण अचानक काफी बढ़ गए हैं। वह बच गए हैं, वह बच गए हैं। निर्देशक जू, जो मूल रूप से जाने की तैयारी कर रहे थे, तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह फिर से जीवित है। जिसके बारे में बोलते हुए मैंने पहले ही गुयांग के लिए 2 गंभीर स्थिति नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या ये लड़का कॉकरोच है? हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में थोड़ी शिकायत की। निर्देशक जू भी बेहद उत्साहित थे कि गुयांग जीवित रह सकते हैं। चू लिंगलिंग और गलियारे में खड़े अन्य लोगों को भी अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। सु चेंग तुरंत चिल्लाया, निर्देशक जू, जल्दी करो, जल्दी करो, आपको मिस्टर गो को बचाना होगा। वह अभी भी इतना युवा और सक्षम है, वह भविष्य में सभी मानव जाति के लिए कई योगदान दे सकता है। निदेशक जू ने तुरंत अपना मास्क दोबारा पहना, पीछे मुड़े, आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। गलियारे में सु चेंग लोहे की बेंच पर बैठी थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढांक लिया था। उसकी आवाज दब गई थी, उसकी उंगलियों से आंसू बह रहे थे। म्यू रोंग उसके टिश्यू सौंपता रहा और धीरे से उसे सांत्वना देता रहा। मत रो, मत रो। क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि गुयांग बच गया है? जब वह बाहर आएगा और आपका आंसुओं से सना चेहरा देखेगा, तो वह आप पर हंसेगा। सु चेंग ने अपने चेहरे पर आंसू पोंछने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें पहले से ही लाल और सूजी हुई थीं। उसने दृढ़ता से कहा, अगर मिस्टर गू जीवित रह सकते हैं, भले ही वह मुझ पर हंसते हों और मुझे हर दिन डांटते हों, ये ठीक है। इस दुनिया में मिस्टर गू से बेहतर कोई नहीं है। भगवान उन्हें अच्छा इनाम न देना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? म्यू रोंग ने भी सिर हिलाया। हाँ, ओल्ड गू इतना अच्छा इंसान है, वह जीवन में इतना कष्ट क्यों उठाता है? इसके विपरीत वे दुष्ट जो धोखा देते हैं, हत्या करते हैं और आग लगाते हैं, वे सभी आराम से मोटे और चिकने जीवन जी रहे हैं। इस शापित दुनिया को क्या हो गया है? भगवान अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। ली कयून और चू लिंगलिंग को नहीं पता था कि इस समय क्या कहें। गुयांग पर इन तीनों का भरोसा देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे पूरी दुनिया के खिलाफ हैं। अब कौन जानता है कि गुयांग के आविष्कार के कारण दुनिया भर में कितने कैंसर परिवारों का जीवन बदल जाएगा। अगर वे उन्हें निशाना बनाना जारी रखेंगे तो उन्हें पापी जैसा महसूस होगा। शायद हमें जांच करना बंद कर देना चाहिए और बड़े मामलों को ईमानदारी से लेना चाहिए। चूंकि हम निजी जांचकर्ता बनने के लिए पहले ही अपना करियर बदल चुके हैं, इसलिए हम युवा होने पर अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। आखिर ब्लैक नाइट बुचर क्या है? वैसे भी वह मुझे नहीं मारता, मुझे इतना सक्रिय क्यों होना चाहिए? और इसके बारे में बात करते हुए ब्लैक नाइट बुचर हमारी मदद कर रहा है। ली कयून और चू लिंगलिंग ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों से जांच छोड़ने का इरादा दिख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त इस संकरे गलियारे की छाया में 2 आंखें उन्हें देख रही थीं। ये स्वाभाविक रूप से गुयांग का भूत छाया शरीर था। हर बार जब गुयांग ने मारने के लिए भूत छाया की शक्ति का उपयोग किया, तो जिस छाया शरीर को वह नियंत्रित कर सकता था वह थोड़ा बड़ा हो गया और उसकी शक्ति भी थोड़ी बढ़ सकती थी। अब तक वह 3 गोस्ट शैडो क्लोन बना सका। एक हर किसी की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए बाहर रुका था, एक भागते हुए सेकुरा निंजा का पीछा करने गया था और दूसरा वार्ड में मुख्य शरीर की चोटों को स्थिर कर रहा था। ईमानदारी से कहें तो उस समय मुख्य शरीर की स्थिति के आधार पर अगर गोस्ट शैडो की मदद नहीं होती तो ऑपरेटिंग टेबल पर बचाए जाने की बात तो दूर, एम्बुलेंस से उतरना भी मुश्किल होता। आखिरकार उस समय चोटें बहुत गंभीर थीं और पूरे शरीर का खून लगभग सूख गया था। छाया की शक्ति से भी वह केवल अस्थायी रूप से चोटों को स्थिर कर सका। और अब सेकुरा निंजा की मृत्यु के साथ स्थिति उलट गई और उसका जीवनकाल 30 साल बढ़ गया। वर्तमान में उनका जीवनकाल शेष 250 वर्ष है। जीवन के इन 30 वर्षों के इंजेक्शन के साथ मुख्य शरीर जीवन के वसंत से पोषित होने लगा और अनिश्चित शारीरिक स्थिति में अचानक बहुत सुधार हुआ। इस जीवन विस्तारित बढ़ावा के साथ डॉक्टरों की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां भी फिर से प्रभावी हो सकती हैं, गुयांग को खतरे की अवधि से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त। उसी समय बाहर बिखरे हुए भूत छाया क्लोन मुख्य निकाय के संबंध का विरोध नहीं कर सके और गुयांग के पक्ष में लौट आए। बाकी डॉक्टरों पर निर्भर है। एक और आधा घंटा बीत गया और निदेशक जू फिर से आपातकालीन कक्ष से बाहर चले गए।
सु चेंग और अन्य लोगों ने निर्देशक जू को अत्यधिक चिंता से देखा। निर्देशक जू ने अब उदारतापूर्वक अपना मुखौटा उतार दिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, यह अब ठीक है। ऐसा लगता है भगवान अभी भी देख रहा है। सु चेंग खुशी से लोहे की बेंच से कूद गया। ओह हाँ, महान महान, भगवान अपनी आंखें खोल रहे हैं। मैं ये जानता था, अच्छे लोगों को अच्छे पुरस्कार मिलने चाहिए। मिस्टर गू निश्चित रूप से 200 साल तक जीवित रहेंगे। हर कोई खुश भी था और हैरान भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गू यांग इतनी गंभीर चोटों से बचे रहेंगे। क्या ये सचमुच ईश्वर की कृपा है? लेकिन अगर ईश्वर ने सचमुच उस पर कृपा की होती तो वह उसके लिए इतनी कठिनाइयां क्यों लाता? निर्देशक जू बेहद थके हुए थे, उनके पास अपने कार्यालय तक पैदल चलने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह गलियारे में सीधे लोहे की कुर्सी पर बैठ गए और आह भरते हुए अपनी पेशेवर चिकित्सा आपूर्ति उतार दी। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिला हूं, उनमें मिस्टर गू की इच्छाशक्ति निश्चित रूप से नंबर 1 है। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती और उन्हें अस्पताल भी नहीं भेजा जा पाता। भले ही उनकी इच्छाशक्ति अस्पताल तक बनी रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, फिर भी वे निश्चित रूप से ऑपरेशन टेबल से नहीं हटेंगे। लेकिन मिस्टर गो अब तक टिके रहने में सक्षम थे और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ वह अपने शरीर को क्षण भर के लिए ठीक करने में कामयाब रहे। उनके शरीर में विभिन्न हार्मोन बढ़ गए, जिससे जीवन शक्ति बहाल हो गई। यदि मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर पाता। शायद एक जीनियस और एक साधारण इंसान के बीच यही अंतर होता है। इस बार ये कहा जाना चाहिए कि श्री गू ने खुद को बचा लिया। हम बस भाग्यशाली दर्शक हैं जिन्हें साथ चलने का मौका मिला। हा। अध्याय 179, कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भारी दबाव। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए और गू यांग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने की दुनिया धुंधली थी, उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शरीर से दिल दहला देने वाला दर्द उठ रहा था। सिर से पैर तक एक भी आरामदायक जगह नहीं थी। आखिरकार अपनी आंखें खोलने और अपने शरीर को देखने में कामयाब होने के बाद उसने पाया कि इस समय वह एक मम्मी की तरह लिपटा हुआ था, हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह फिर से वनस्पति अवस्था में लौट आया था। ऐसा लगता है कि मैं बिस्तर पर पड़े रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। उसके बगल से एक आश्चर्यचकित विस्मयादिबोधक ध्वनि आई। मिस्टर गो, आखिरकार आप जाग गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके शरीर में अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने आपके लिए मछली का सूप बनाया है, यह अभी भी गर्म है। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सु चेंग था। गु यांग स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि सु चेंग की आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह लंबे समय से रो रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की बहुत कोशिश की और कुछ कर्कश आवाज में बोला, तुमने बहुत परेशानी उठाई, यहाँ तक कि मेरे लिए सूप भी तैयार किया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे लिए मछली की हड्डियां चुनने में परेशानी होगी। इस स्थिति में हो सकता है कि गलती से मेरा एक हड्डियां ही दब जाए। आप क्या कह रहे हैं? वाह 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 मिस्टर गु, ये किस तरह के शब्द हैं? वे बहुत अशुभ हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज को लाभ पहुंचाते हैं। 2 या 300 साल तक सुरक्षित रूप से रहना कोई समस्या नहीं है। सु चेंग ने खुशी से कहा। गु यांग दिल खोलकर हंसा, लेकिन इस हंसी ने उसके कई घावों को कुरेद दिया, जिससे दर्द से उसकी आंखों में पानी आ गया। सु चेंग ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। मुझे खेद है मिस्टर गु। मेरा इरादा आपको हंसाने का नहीं था। आप अभी यूं ही नहीं हंस सकते। आपकी चोटें काफी गंभीर हैं। आपको 1 या 2 दिन चुपचाप आराम करने की जरूरत है। हालांकि निर्देशक जू ने पहले ही कहा था कि आपके सभी घावों को पूरी तरह से सिल दिया गया है और आपकी शारीरिक स्थिति आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर लगती है। आपके ठीक होने की गति बहुत तेज है, इसलिए कृपया निश्चिंत रहें। गु यांग ने थोड़ा सिर हिलाया और उसने दूसरी तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह फिर से परिचित वीआईपी वार्ड में था। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह यहाँ वापस आ गया था और विशाल वार्ड पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। उनमें से कई को उन्होंने पहचान लिया, जैसे कि लियू ताओ, चू लिंगलिंग और ली कईयून जैसे पुराने परिचित, वे कानून प्रवर्तन अधिकारी और कुछ मरीज जिन्हें उन्होंने बचाया था। इसके अलावा मेयर युआन क्यांग और उनकी बेटी युआन न्यातांग भी आए थे। सु चेंग गु यांग के लिए मछली का सूप ले जाने के लिए जल्दी से किनारे की ओर चला गया। युआन क्यांग जो पास में खड़ा था, कुछ कदम चलकर बिस्तर के पास चला गया। वह छोटा बूढ़ा व्यक्ति जो मूल रूप से सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था और ऊर्जा से भरा हुआ था, अब चिंतित दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गु यांग को एक दुर्घटना का सामना करने से और भी अधिक डर लग रहा था, अगर वह खुद किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। मिस्टर गु, आपने सचमुच मुझे इतना डरा दिया है। जब मैंने घर पर आपकी दुर्घटना की खबर सुनी तो मैं तुरंत वहां पहुंच गया। अगर आपको कुछ हो गया तो ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। जब आप बेहतर हो जाएंगे तो मैं सीधे प्रवर्तन ब्यूरो के लिए कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आपके पक्ष में स्थायी रूप से तैनात करने की व्यवस्था करूंगा, विशेष रूप से आपकी सुरक्षा की रक्षा के लिए। गु यांग आश्चर्यचकित रह गया। ये सही नहीं लगता। मैं युआन, वे सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं, वे सिर्फ मेरे लिए कैसे काम कर सकते हैं? युआन क्यानिकू ने भौहें चढ़ाई। आप पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे हैं। हम वास्तव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर गु, आप भी लोगों की सेवा करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रतिभा हैं। आपके द्वारा विकसित नैनो लक्षित प्रतिरक्षा सक्रियण एजेंट ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल पैदा कर दी है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष सभी चिकित्सा संबंधी पुरस्कार अकेले आपके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, श्री गु। जब तक हम आपकी रक्षा करते हैं, ये लाखों लोगों की रक्षा करने के बराबर है। इसके अलावा श्री गु की प्रतिभा के साथ नैनो लक्षित प्रतिरक्षा सक्रियण एजेंट के समान एक अन्य उत्पाद के साथ आना शायद मुश्किल नहीं है। चिंता न करें, मैं जिन कानून प्रवर्तन अधिकारियों की व्यवस्था करूंगा, वे केवल आपके घर के आसपास सुरक्षा प्रदान करेंगे और कमान प्राधिकारी पूरी तरह से आपका होगा। मिस्टर गु, आप क्या सोचते हैं? युआन क्यानिकू की ईमानदारी अपने चरम पर कही जा सकती है। एक प्रतिष्ठित मेयर द्वारा गु यांग के निजी अंगरक्षकों के रूप में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करना उन्हें अत्यंत सम्मान दे रहा था। गु यांग ने ध्यान से सोचा। यदि उसे सामान्य दिन में कुछ करने की आवश्यकता होती तो उसे केवल देर रात तक कार्य करने की आवश्यकता होती। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दिन के दौरान बहुत अधिक रहस्य थे। अपनी सुरक्षा के लिए आसपास लोगों का होना भी अच्छा था और इस घटना ने गु यांग को आंतरिक रूप से थोड़ा और सतर्क भी बना दिया था। इस दुनिया में बहुत सारे बुरे और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, जैसा कि कहा जाता है, चाहे किसी की मार्शल आर्ट कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसे रसोई के चाकू से डर लगता है। यदि वह वास्तव में किसी खाई में पलट गया तो क्या यह उसकी क्षमताओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? स्पष्टीकरण के बाद गु यांग तुरंत सहमत हो गए। तो फिर मुझे मेयर युआन को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। युआन न्यातांग, जो पास में खड़ी थी, के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता की झलक देखी जा सकती थी। उसने कहा, श्रीमान, गु घायल है। आप उन मामलों को अस्थायी रूप से अलग रख सकते हैं जिन पर हम पहले सहयोग कर रहे थे। मैं आपके लिए कंपनी की ओर से चीजों की भी देखभाल करूंगा।
मैंने पहले से ही आपके लिए कारखाने का विस्तार करने के लिए एक पेशेवर नवीकरण टीम की व्यवस्था कर दी है, श्री गु। यदि आपको काम या व्यवसाय से संबंधित किसी भी चीज में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो बस मुझे कॉल करें। गु यांग ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए युआन नियांतान को कठिनाई से सिर हिलाया। फिर मैं मिस युआन को धन्यवाद देता हूँ। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने और अलविदा कहने के बाद युआन कियानिकु ने अपनी बेटी को लिया और गु यांग को अलविदा कहा। उनके हाथ में बहुत सारी चीजें थीं, वे यहाँ 24 घंटे इंतजार में नहीं रह सकते थे। जैसे ही वे चले गए, युआन कियांग ने विशेष रूप से गुवान चांगान की ओर देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। गुवान चांगान ने तुरंत समझा और युआन कियांग का पीछा किया। 40वें वर्ष का यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी आंख के पास चोट का निशान था, मैं युआन कियानिकु का सामना करते समय एक बच्चे की तरह सम्मानजनक था। वे अस्पताल के गलियारे के अंत तक पूरे रास्ते चलते रहे, रेलिंग के पास खड़े होकर और नीचे यातायात को देखते हुए युआन कियांग ने धीरे से शुरुआत की। निर्देशक गुवान, मुझे आपके कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आलोचना पेश करने की आवश्यकता है। गुवान चांगान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सिर हिलाते हुए कहा। मेरे काम का मार्गदर्शन करना मैं युआन के लिए मेरे लिए सम्मान की बात है। युआन कियांग ने सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा, लेकिन धीरे से कहा, क्या आपने ऑनलाइन समाचार पढ़ा है और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर नेटिजन्स क्या कह रहे हैं? गुवान एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, अभी नहीं, मुझे सचमुच खेद है, मैं युआन कियांग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। एक बार जब आप अपना फोन खोलेंगे और एक पल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे प्रवर्तन ब्यूरो के काम से अभी हर कोई बहुत असंतुष्ट है। मुझे बताओ, आप मिस्टर गो तक ब्लैक नाइट बुचर के बारे में पूरी जानकारी कैसे पा सकते हैं? गुवान चांगान ने भी अजीब तरह से सिर हिलाया, बचाव में कुछ कहना चाहा, लेकिन युआन कियांग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे गुवान चांगान के सभी स्पष्टीकरण रुक गए। मैंने अभी अंदर जो कहा है वह आपको सुनना चाहिए था, इसे जल्द से जल्द लागू करें। साथ ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों का समूह जो विशेष रूप से कल श्री गो की जांच करने गया था, उसे भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जितना अधिक गंभीर उतना बेहतर। मामले को जल्दी से सुलझाएं और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सजा का नोटिस ऑनलाइन पोस्ट करें। गुवान चांगान के हृदय पर दुख की लहर दौड़ गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि ली कयून और चू लिंगलिंग पहले ही कानून प्रवर्तन अधिकारी टीम छोड़ चुके थे और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लियू ताओ था। मेयर युआन कियांग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें जवाबदेह ठहराया। ऐसा लगता है कि लियू ताओ भी शायद अपना स्थान बरकरार नहीं रख पाएंगे। अफसोस, फिर से शुरू। विशिष्ट मामलों को स्वाभाविक रूप से गुवान चांगान द्वारा स्वयं व्यवस्थित किया जाएगा। कुछ निर्देश देने के बाद युआन कियांग धीरे धीरे युआन नियांतान के साथ चला गया। वार्ड के अंदर गु यांग अभी भी सक्रिय रूप से प्रत्येक मरीज को उनके आशीर्वाद और चिंता के लिए धन्यवाद दे रहा था, इसलिए थका हुआ उसका सिर चक्कर महसूस कर रहा था। ये काम पर जाने से भी अधिक थका देने वाला था, उन्हें वही उत्तर लगभग 100 बार दोहराना पड़ा। अरे नहीं, अब मैं सचमुच एक दुर्लभ वस्तु बन गया हूँ। बाहर मेयर को विदा करने के बाद गुवान चांगान को तुरंत एक खाली जगह मिली। उसने अपना फोन खोला और प्रमुख वीडियो वेबसाइटों पर टिप्पणी अनुभाग और वीडियो ब्राउज करना शुरू कर दिया। जब तक उसने नहीं देखा तब तक उसे पता नहीं चला, और जब उसने देखा तो चौंक गया। ये पता चला कि जब लियू ताओ और अन्य लोगों ने कल गु यांग को पकड़ने के लिए टीम को आगे बढ़ाया, तो इरादे वाले किसी व्यक्ति ने पहले से ही पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा था और यहाँ तक कि एक छोटी वीडियो रिकॉर्डिंग भी फिल्माई थी। इस मामले ने काफी समय तक ऑनलाइन काफी हंगामा मचाया था। गु यांग ने केवल दिन के दौरान नैनो लक्षित प्रतिरक्षा सक्रियण एजेंट के अनुसंधान परिणामों की घोषणा की थी, और फिर आज रात लगभग एक दुर्घटना हो गई। विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांत बेतहाशा उभर रहे थे, और जिन लोगों को सबसे ज्यादा कोसा गया उनमें स्वाभाविक रूप से प्रवर्तन ब्यूरो के सभी कर्मचारी थे। अध्याय 180, जनता का आक्रोश। मैं हर महीने इतना टैक्स चुकाता हूँ, आखिर मैं इतने बेकार लोगों का समर्थन कैसे करने लगा? क्या आप एक बार के लिए कुछ उत्पादक नहीं कर सकते? आप कहते रहते हैं कि आप ब्लैक नाइट बुचर की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये कितना समय हो गया है? क्या आपके पास कोई सुराग है? बिल्कुल नहीं। पिछली बार आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का साहस भी हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि आपने उसे पकड़ लिया है, लेकिन क्या हुआ? वह अभी भी फरार है। क्या आप भूतों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, यह एक बात है अगर आप ब्लैक नाइट बुचर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पकड़ने की कोशिश में बस गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप मिस्टर गो को कैसे निशाना बना सकते हैं? वह सारा दिन काम और पढ़ाई में व्यस्त रहता है और फिर रात में उसे लोगों को मारने के लिए ब्लैक नाइट बुचर का भेष बदलना पड़ता है। सच में, क्या उसे सोने की जरूरत नहीं है? बैककोट, हाँ, बिल्कुल, आप सामान्य ज्ञान का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं। बैककोट। भाइयों, बहस करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह की बात बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। स्पष्ट रूप से कहें तो श्री गु ने कुछ समूहों के हितों का अतिक्रमण किया है। जरा सोचिए कि कैंसर उद्योग कितना लाभदायक है। कैंसर की घटनाएं अब बहुत अधिक हैं और मूल रूप से आधे परिवारों का इस बीमारी से कोई न कोई संबंध होगा। आमतौर पर इलाज के लिए अस्पताल जाने का मतलब परिवार की सारी बचत सौंपना है, लेकिन अब मिस्टर गो ने नैनो टारगेटेड इम्यून एक्टिवेशन एजेंट विकसित किया है जो सिर्फ हजारों युआन में बीमारी का इलाज कर सकता है। तो पर्दे के पीछे के पूंजीपति कैसे रहेंगे? उन्हें पैसा कैसे कमाना चाहिए? स्पष्ट रूप से कहें तो प्रवर्तन ब्यूरो के भीतर बुरे लोग हैं, उन्हें रिश्वत दी गई होगी और वे जानबूझकर श्री गु को परेशान करने गए थे। परिणाम स्वरूप ये कदम विफल हो गया और रात में उन शापित पूंजीपतियों ने हत्यारों को उसकी फिर से हत्या करने के लिए भेजा। वे कमीने बिल्कुल सड़ चुके हैं। बैककोट भाई, मुझे लगता है कि आपका विश्लेषण समझ में आता है। प्राचीन काल से जो लोग दूसरों के हितों का अतिक्रमण करते हैं उनके लिए यह आसान समय नहीं रहा है। यदि वे भाग्यशाली हैं तो वे उस व्यवसाय को खो देते हैं जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से बनाया था। यदि वे बदकिस्मत हैं तो वे अपना जीवन खो देते हैं। मिस्टर गो का जीवित रहना पहले से ही स्वर्ग से एक आशीर्वाद है। ओए, जीवित रहने से क्या फायदा? अब प्रवर्तन ब्यूरो उन्हें निशाना बना रहा है, वह कैसे रहेंगे? अफसोस, यह अफसोस की बात है। ऐसी जबरदस्त प्रतिभा को किसी अन्य देश में राष्ट्रीय खजाने के रूप में माना जाएगा, फिर भी हमारे देश में वो दमन का लक्ष्य बन गया है। ये बेहद दयनीय है। बैककोट, वास्तव में ये सोचना दुखद है, अन्यथा शायद श्री गु को विदेश चले जाना चाहिए। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि प्रवर्तन ब्यूरो के लोग भी कैसे भ्रष्ट हो गए। कल मैं एक शिकायत पत्र लिखने जा रहा हूं और उन सभी के बारे में शिकायत करूंगा। हाँ, विशेष रूप से अग्रणी, मुझे लगता है कि उसका नाम लियू ताओ है। पिछली बार उन्हें ब्लैक नाइट बुचर मामले के क्रेडिट का उपयोग करके उपनिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। मेरी राय में वह पर्दे के पीछे के पूंजीपतियों के लिए एक गुलाम है। उन्होंने उसे बढ़ावा देने के लिए पैसे खर्च किए ताकि वह उनका कुत्ता बन सके। ओए अरे भाई, आपने जो कहा वह समझ में आता है। जहां तक मुझे पता है ये लियू ताओ बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन वह परेशानी पैदा करने में माहिर है।
मेरा एक दोस्त है जो बयूरो में काम करता है और मैंने सुना है कि इस आदमी को अनगिनत बार एक छोटे कैप्टन पद से पदोन्नत और पदावनत किया गया है। वह इस उपनिदेशक बनने के लिए कैसे योग्य है? अगर अंदर की कोई कहानी नहीं होती तो यह अजीब होता। धिक्कार है, हर कोई इसे आगे बढ़ाता है और इस आदमी को उड़ा देता है। यदि हम उसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो क्या होगा जब निदेशक गुवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे और यह व्यक्ति पूर्ण निदेशक बन जाएगा? क्या हमारे पास अब भी जीने का कोई रास्ता होगा? जनता की राय उग्र थी और गुवान चांगान ने पहले ही लियू ताओ, ली कयून और चू लिंगलिंग को बाहर बुला लिया था। इस समय गुवान चांगान ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और अपने सामने 3 लोगों को देखकर बार-बार आहें भर रहा था। उन्होंने सबसे पहले ली कयून और चू लिंगलिंग पर नजर डाली और कहा, आप दोनों अब सिस्टम के भीतर नहीं हैं। सैद्धांतिक रूप से कहें तो मैं आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि आप दोनों शिक्षित प्रतिभाएं हैं और आपको मामलों को अधिक सहजता और कठोरता से संभालना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से आपको लियू ताओ के साथ अभिनय करने की अनुमति दी थी, यह आशा करते हुए कि आप लियू ताओ के स्वभाव को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ? आप लोगों ने वास्तव में एक और एक से भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पैदा किया। मुझे बताओ, गु यान को ढूंढने जा रहे हैं और उसे जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह विचार किसका था? लियू ताओ ने एक शब्द भी नहीं कहा और आगे बढ़ गए। निदेशक गुवान, अगर कुछ है तो बस मेरे पास आएं। मैं इस ऑपरेशन का समग्र कमांडर था। चू लिंगलिंग, जो पास ही था, ने ठंडी खर्राटे भरी। ओए, नायक की भूमिका निभाने के लिए आपकी जरूरत किसे है? यह मैं था। मुझे वांग आन्या की मौत के दृश्य में गुयान के ब्लैक नाइट बुच होने के सुराग मिले। ली कयून भी इस समय बोलना चाहते थे लेकिन गुवान चांगान ने तुरंत अपना हाथ लहराया। बैककोट नहीं नहीं नहीं, ये नौटंकी मत करो। हर किसी को गलती स्वीकार करने में जल्दबाजी करने का क्या मतलब है? आपको जो करने की जरूरत है वह यह है कि मेरी गलती स्वीकार न करें बल्कि सभी नागरिकों को स्पष्टीकरण दें। अब हर कोई ऑनलाइन इतनी तीखी बहस कर रहा है। कुछ लोगों ने तो वरिष्ठों से शिकायत करना भी शुरू कर दिया है। मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए? ओए, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम मूर्ख क्या सोच रहे थे। यदि ऐसा पहले होता तो आप किसी को जबरन वापस लाना विशेष रूप से प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं होता, यह उचित होता। लेकिन अब वह कौन है? उन्हें पूरे चिकित्सा क्षेत्र का उभरता हुआ सितारा, दुनिया भर के लाखों कैंसर रोगियों का उद्धारकर्ता कहा जा सकता है। मेयर उसे अलग तरह से देखते हैं, उसे जीवन रक्षक कहते हैं और उसके स्टार्टअप का पुरजोर समर्थन करना चाहते हैं। क्योटो फर्स्ट यूनिवर्सिटी उन्हें विभिन्न मानद उपाधियां प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। क्या सिर्फ आपके ऐसा कहने से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? आप और अधिक प्रभावशाली क्यों नहीं बनते और मुझे भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब आप ऐसा कर रहे हो तो मेयर को भी बंद कर देते हैं। वैसे भी जब तक संदेह है, किसी को गिरफ्तार करना और 3 दिन तक हिरासत में रखना नियमों के अंतर्गत है। ओए भ्रमित, बिल्कुल भ्रमित। मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत सारा सादा चावल खा लिया है। आपके दिमाग में मल जमा हो गया है, पूरी तरह से गंदा हो गया है। लियू ताओ और अन्य 2 को कड़ी फटकार लगाई गई, लेकिन चू लिंगलिंग कुछ हद तक असहमत थे। लेकिन हमारे सभी विश्लेषण स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि यह गुयान ब्लैक नाइट बुच है। मैं कहने का साहस करता हूं, मैं 90% आश्वस्त हूं। गुवान चांगान ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। ओए, 90% कुछ भी नहीं है। भले ही आप 100% आश्वस्त हों, भले ही आपने उसे ब्लैक नाइट बुच में तब्दील होते और अपनी आंखों से किसी को मारते हुए देखा हो, अगर आप ठोस सबूत पेश नहीं कर सकते तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए आपका आगे आना बदनामी है। क्या आप जानते हैं उसकी स्थिति क्या है? आपके पास ऐसे अकाट्य सबूत होने चाहिए जो कार्रवाई करने से पहले हर किसी को अवाक कर दें, समझे? 90% जैकपॉट है। गुवान चांगान की बातें सुनने के बाद ही उन तीनों को समझ आया कि इस समय गुयान की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। साधारण साक्ष्य अब गुयान के लिए कोई खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भले ही गुयान का ब्लैक नाइट बुच में तब्दील होने और किसी को मारने का निगरानी फुटेज पाया गया हो, पूरा इंटरनेट कहेगा कि यह फोटोशॉप किया गया था। साधारण सुराग पूरी तरह बेकार हैं। सभी नागरिक स्वाभाविक रूप से उसका बचाव करेंगे। आखिरकार ब्लैक नाइट बुच केवल बुरे लोगों को मारता है, जबकि गुयान स्वयं लाखों आम लोगों को बचाता है। यह संभव है कि यदि ये दोनों पहचानें ओवरलैप हो जाएं, तो ये गुयान को और भी अधिक सम्मानित बना देगा। ये दुनिया पागल हो रही है। एक क्षण की झिझक के बाद लियू ताओ ने सिगरेट जलाई। इस समय उन्हें अस्पताल के धूम्रपान निषेध नियम की भी परवाह नहीं थी और सफेद धुएं का गुबार छोड़ने के बाद उन्होंने कहा, ओए, मैं समझता हूं निदेशक गुवान। वापस जाने के बाद मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा, व्यक्तिगत रूप से एक माफी वीडियो जारी करूंगा, पूरी जिम्मेदारी लूंगा और फिर स्वेच्छा से इस्तीफा देकर प्रवर्तन ब्यूरो छोड़ दूंगा। जब गुवान चांगान ने लियू ताओ के शब्द सुने तो उसकी नाक सुन्न हो गई और उसकी आंखें नम होने से बच नहीं सकी। लियू ताओ को ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया था, जब दूसरा पक्ष एक बहुत ही हरे रंग का प्रशिक्षु कानून प्रवर्तन अधिकारी था। अब तक गुवान चांगान ने एक बार उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी माना था, लेकिन अब उनका अंत केवल इसी तरह हो सकता है। गुवान चांगान उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कह सका। इस बार जो हंगामा हुआ वह उस समय की तुलना में अधिक गंभीर था जब ली कयून ने अपराधी को मार डाला था। वह उसकी रक्षा कैसे कर सकता था? वह आगे बढ़ा और लियू ताओ के कंधे को थपथपाया। ओए, मुझे क्षमा करें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा अब आप पर बहुत अधिक नकारात्मक जनमत का बोझ है और मेरा अनुमान है कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्रों का ढेर लग चुका है। भले ही आप सिस्टम के भीतर बने रहें, आप संभवतः केवल एक औपचारिक पद ही धारण करेंगे। आप बाहर भी जा सकते हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। लियू ताओ को अंदर से अविश्वसनीय रूप से कड़वाहट महसूस हो रही थी। जिस सिगरेट का स्वाद वह आमतौर पर धीरे धीरे लेता था, वह 3 या 4 कशों में खत्म हो गई थी। खांसते समय उसने अपनी आंखें मली और गुवान चांगान से कहा, मुझे क्षमा करें मास्टर, मैंने आपको निराश किया है। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं गुयान को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करने जा रहा हूं, जो मेयर का इरादा भी है। इसे मैं अपना प्रायश्चित मानता हूं। अध्याय 181, मजबूत बनने की इच्छा। चाओयांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के सभी व्यावसायिक संचालन मुरोंग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जहां तक नई सहयोगी परियोजना का सवाल है, युआन नियांतांग के पास भी विस्तृत व्यवस्थाएं हैं। गुयांग मानसिक शांति के साथ अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। उसे बस पैसे गिनने का इंतजार करना है। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और सू चिंग चिंग ने उसे चम्मच से ताजा मछली का सूप खिलाया। वह काफी संतुष्ट दिख रही थी। हालांकि वास्तव में इस समय गुयांग के लिए उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। इस बार वह मौत से बच गया। सच कहूं तो ये सिर्फ सौभाग्य था। सौभाग्य की पहली बात यह थी कि उसके पास अभी भी हर आधी रात को ब्लैक नाइट बुच का तुरुप का इक्का था। और सौभाग्य की दूसरी बात यह थी कि संयोगवश सकुरा निंजा चाओयुन थोड़ा विकृत था और मरने से पहले लोगों को पीड़ित करना पसंद करता था। यदि ये 2 संयोग नहीं होते तो गुयांग अब तक संभवतः एक लाश बन चुकी होती। एक बार में कीमा बनाया हुआ मछली के साथ मिश्रित शोरबा के 2 कटोरे पीने के बाद गुयांग को लगा कि उसके कमजोर शरीर ने आखिरकार कुछ जीवन शक्ति हासिल कर ली है।
वह संतुष्ट होकर बिस्तर पर लेट गया और सू चेंग चेंग को निर्देश दिया, जो अभी भी अधिक सूप परोसने की योजना बना रहा था। बस बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया है। क्या तुमने अभी तक खाया? आप पहले कुछ खाने के लिए क्यों नहीं जाते? सू चेंग चेंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मिस्टर गो को बिना ध्यान दिए कैसे छोड़ा जा सकता है? क्या होगा अगर कोई अभी भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? मेरे लिए यहाँ रहना और आपकी रक्षा करना ठीक है, मैं बस कुछ टेकआउट का आदेश दूंगा। गु यान मंद मंद मुस्कुराया। अगर कोई वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो आप जैसी साधारण महिला क्या कर सकती है? सू चेंग चेंग असंतोष से भरा था। मिस्टर गो, आपकी वैचारिक जागरूकता में सुधार की जरूरत है। एक महिला होने में क्या गलत है? आप अंधराष्ट्रवादी नहीं हो सकते। महान नेता ने बहुत पहले कहा था कि हम महिलाएं भी आधा आसमान छू सकती हैं। गु यान ने अपने घावों पर दबाव पड़ने के डर से जोर से हंसने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपनी हंसी को रोकने और सिर हिलाने के लिए खुद को मजबूर कर सका। हाँ हाँ हाँ, आप जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम आकाश में छेद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यदि आप टेकआउट का ऑर्डर दे रहे हैं तो कुछ अच्छा ऑर्डर करें। बाहर निकलने के बाद मैं आपको प्रतिपूर्ति करूंगा। सू चेंग चेंग ने तिरस्कारपूर्वक देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। आपके प्रतिपूर्ति की किसे परवाह है? मैं अब एक उचित उच्च आय कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक महीने में 10,000 युआन से अधिक कमा सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं टेकआउट का खर्च वहन नहीं कर सकता? बाद में मैं इसे लाऊंगा और तुम्हारे सामने खाऊंगा, तुम्हें बहुत जलन होगी। गु यान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अब सू चेंग चेंग के साथ बहस नहीं कर रहा था। इस घटना के बारे में एक डर अभी भी उसके मन में बना हुआ था। वह इस बार भागने में काफी भाग्यशाली था, लेकिन क्या वह हर बार भाग्यशाली हो सकता है? गु यान ने मूल रूप से इस जीवन काल का उपयोग दिन के दौरान बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए करने की योजना बनाई थी, जिससे उसे एक उच्च दर्जा प्राप्त हो सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि केवल दर्जा ही पर्याप्त नहीं था। कुछ कमीने केवल गंदी चालें खेलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी ऊंची है, आप उनकी क्रूरता का सामना नहीं कर सकते, जैसे इस बार सकुरा निंजा चाओ यून के साथ। यदि वह भाग्यशाली न होता तो बहुत पहले ही मर गया होता। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि आपने किन उन्नत उत्पादों पर शोध किया है या आपके पास कितने सम्मान हैं। यदि तुम्हें मारा जाना चाहिए तो तुम मारे जाओगे। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी दिन के दौरान अपनी आत्मसंरक्षण क्षमता में सुधार करने का तरीका ढूंढने की जरूरत है। वर्तमान में उनकी मुख्य युद्ध पद्धति अभी भी 5 बीस्ट ब्रीदिंग तकनीक द्वारा लाई गई शक्तिशाली शारीरिक फिटनेस से ली गई है। ये सामान्य लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है और यहाँ तक कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विशिष्ट सैनिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालांकि सांस लेने की यह प्राचीन तकनीक वास्तव में कोई बहुत गहन बात नहीं है। किसी के शरीर को सामान्य लोगों से कहीं अधिक स्तर तक प्रशिक्षित करना पहले से ही काफी अच्छा है और अब गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उनके पास 2 यिन यांग सीक्रेट आर्ट्स भी हैं। यदि वह निर्दयी हो सकता है तो वह वांग परिवार के लोगों की तरह एक अंगरक्षक के रूप में एक भूत को भी अपने साथ खड़ा कर सकता है। लेकिन गु यान बिल्कुल भी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जब वे जीवित थे तो वे पहले से ही काफी दयनीय थे और मृत्यु के बाद उन्हें गुलाम बनने के लिए भूतों में प्रशिक्षित किया जाता है। ये बहुत क्रूर है। इसके अलावा इन यिन यांग गुप्त कलाओं का उपयोग करने से व्यक्ति का अपना भाग्य बहुत खराब हो जाएगा। इतना बुरा भाग्य मत पाओ कि बाहर कूड़ा उठाते समय भी तुम्हें लाठियों से पीट पीट कर मार डाला जाए। क्या करें? ये बहुत कष्टप्रद है। गु यान के दिमाग में फिलहाल केवल 2 रास्ते थे। या तो ये देखने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में बड़ी मात्रा में तत्वों का फिर से निवेश करें कि क्या वह विशेष औषधि विकसित कर सकता है जो शरीर को मजबूत कर सकती है, जैसा कि फिल्मों और टीवी शो में होता है, जैसे कि सुपर सोल्जर सीरम। इसके अलावा दूसरी विधि यांत्रिकी और कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में तत्वों का निवेश करना है, ताकि वह सीधे कुछ आत्मरक्षा आइटम बना सके और आयरन मैन के मार्ग का अनुसरण कर सके। कैसी दुविधा है। बेशक मजबूत बनने के लिए अन्य खेती के तरीके खोजना भी अच्छा होगा। मेंग जियो छत पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उनका चेहरा शुरू से अंत तक उदास था, जिससे लोगों को बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ नीचे गिरा। हेलीकॉप्टर सुरक्षित था और पायलट सुरक्षित लौट आया। ये दृश्य देखकर मेंग जियो ने राहत की सांस ली। जैसे ही पायलट उतरा उसने तुरंत पूछा, क्या आप उस आदमी को उसकी मंजिल तक ले गए? हालांकि पायलट द्वारा अपनी टोपी उतारने के बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे खेद है मेंग लाओडा, एक दुर्घटना हो गई थी। मेंग जियाओ की भौहें तुरंत कस गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? विस्तार से बताइए। पायलट तुरंत बोला, योजना के अनुसार हम उसे आराम करने के लिए अधिक एकांत जगह खोजने के लिए अफ्रीका ले जाने वाले थे, लेकिन वास्तव में हम केवल आधे रास्ते में ही थे। एक जंगल और घास के मैदान से गुजरते हुए जब सकुरा नाम का वह व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या आया, उसने अचानक जोर से चिल्लाया और पैराशूट के साथ नीचे कूद गया। मेंग जियो का दिल पसीज गया। तुम्हारा मतलब है कि वह आदमी इसलिए कूदा क्योंकि वह डरा हुआ था? क्या वाहन में ऐसा कुछ था जो उसे डरा सकता था? पायलट अधीनस्थ ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। मैंने तुरंत उसके पीछे की स्थिति पर ध्यान से नजर डाली। वहां स्पष्ट रूप से उसके और उसके लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए स्वास्थ्य लाभ के सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह किस बात से डरता था। हो सकता है कि वह किसी से डर गया हो और उसे मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा हो, जिससे उसे मतिभ्रम हो गया हो। यह अनुमान पूरी तरह से असंभव नहीं था, लेकिन मेंग जियो ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपना सिर हिलाया। यह बहुत यथार्थवादी नहीं है। उस आदमी को पूरी ट्रेनिंग मिली। आप उन सकुरा निंजा के बारे में नहीं जानते। वे वास्तव में अंदर से विकृत हैं। जब वे बच्चे थे तब से वे खून से लथपथ होकर आए। इंसान का मांस चबाना उनके लिए बबल गम चबाने जैसा है। हालांकि इतनी छोटी सी बात कुछ मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए मतिभ्रम करना और पागल की तरह हेलीकॉप्टर से बाहर कूदना असंभव है। उसने निश्चित रूप से ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर पर कुछ देखा था। ये कहने के बाद मेंग जियो ने जल्दी से अपने अधीनस्थ की ओर देखा। कई अधीनस्थों ने तुरंत हेलीकॉप्टर को घेर लिया और उसे अंदर और बाहर खोजने के लिए दौड़ पड़े, परंतु एक एक करके वे अपना सिर हिलाते हुए बाहर आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। मेंग जियाओ के दिमाग में एक शब्द आया, ब्लैक नाइट बुचर। केवल एक ही व्यक्ति है जो इतने छिपकर कहीं भी दिखाई दे सकता है, और वह है प्रसिद्ध ब्लैक नाइट बुचर। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय हेलीकॉप्टर पर ब्लैक नाइट बुचर को देखकर चाओ यून इतना डर गया हो कि वह पैराशूट से बाहर कूद गया हो? जैसे ही यह अनुमान उसके मन में आया, तुरंत ही यह अटक गया। यदि उसे सत्य का पता नहीं चल सका तो वह चैन से सो नहीं सकेगा। बिना कुछ कहे मेंग जियो ने 2 जैकेट पहने और पायलट को निर्देश देते हुए सीधे हेलीकॉप्टर की ओर चल दिए। आपको अभी भी याद रखना चाहिए कि उस आदमी ने कहां पैराशूट से छलांग लगाई थी, ठीक है? मुझे वहां ले जाएं। मैं खुद ही उसे ढूंढना चाहता हूं और इसकी तह तक जाना चाहता हूं। मैं उसे जीवित देखना चाहता हूं, या यदि वह मर गया है तो उसकी लाश देखना चाहता हूं।
पायलट के अधीनस्थ ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना पूरा गियर लगाया और हेलीकॉप्टर को तेजी से क्षेत्र से दूर ले गया। उनके साथ 2-3 अनुयायी भी थे। हेलीकॉप्टर बहुत तेज था और जल्द ही सभी को घटनास्थल पर ले आया। पायलट धीरे से बोला, मिंग लाउडा, ये संभवतः इस क्षेत्र के नीचे का वन क्षेत्र है। हेलीकॉप्टर वहां बिल्कुल नहीं उतर सकता। मैं केवल वहां के चट्टानी पहाड़ पर ही उतर सकता हूं, इसलिए हमें शायद कुछ देर तक पैदल चलना होगा। मिंग जियाओ की नजर हेलीकॉप्टर के बाहरी हिस्से पर टिकी हुई थी। उसके हाथ अचानक कांपने लगे और उसके स्वर में वास्तव में डर का संकेत था। मुझे डर है कि हमें चलने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे पहले ही देख लिया है। अध्याय 182, मिंग जियाओ का दृढ़ संकल्प। सभी ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में मिंग जियो देख रही थी और चट्टान पर भयानक दृश्य देखा। एक फटा हुआ पैराशूट एक शव को चट्टान में लटका रहा था। शरीर के विनाश की डिग्री पैराशूट से कहीं अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि एक कंकाल और मांस के कुछ टुकड़ों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं बचा था, जिससे मृतक की पहचान करना पूरी तरह से असंभव हो गया। लेकिन उस पर लगा खून जो अभी तक नहीं सूखा था और पैराशूट के मॉडल को देखकर लगभग ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि यह व्यक्ति सकुरा निंजा चाओयुन था जो हेलीकॉप्टर से गिर गया था। पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर को चट्टान के ऊपर उतारा और फिर सभी ने नीचे उतरने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। तेजी से शव के किनारे तक पहुंचे और ध्यान से उसे पहाड़ पर उठा लिया। सावधानीपूर्वक जांच के बाद चाओयुन की मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। उसे गिद्धों और चीलों ने चोंच मारकर मार डाला था, जिन्होंने उसके जीवित रहते ही उसका मांस खा लिया था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो भीषण पीड़ा सहनी उसकी कल्पना करना कठिन था। यहां तक कि क्रूर मिंग जियाओ को भी इस समय अपने हाथ कमजोर महसूस हुए। उसके बगल वाले अधीनस्थ ने जोर से निगल लिया, बिल्कुल नहीं बिग ब्रदर, यदि आप पैराशूट का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो इसका उपयोग न करें। इस तरह खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और क्या यह आदमी बहुत मूर्ख नहीं है? वह पूरी तरह से इन रस्सियों को चट्टान के ऊपर रगड़ने का एक तरीका ढूंढ सकता था जब तक कि वे टूट न जाएं और फिर भाग जाएं। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर यह मैं होता तो शायद मैं नहीं मरता। तुम्हें लगता है कि तुम इसे दोबारा कर सकते हो? आप अगली बार इसे आजमाएं। यदि ब्लैक नाइट बुच आता है तो तुम सीधे सामने जाओ। मिंग जियाओ ने इन अधीनस्थों से नाराज होकर कड़ी बाहें चढ़ा लीं। वह दहाड़ा, तुम सब चुप रहो, क्या तुम मरना चाहते हो या कुछ और? सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मिंग जियो ने अपने दिल में डर को दबाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर कर सकते हो? ये संगठन का एक गोल्ड मेडल किलर है। उसने उन महिलाओं की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला है जिनके साथ तुम सोई हो। यहां तक कि उन्होंने एक विकसित देश के कर्नल जनरल की भी सफलतापूर्वक हत्या कर दी। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? आप में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ पे पीता है, कुछ महिलाओं के साथ खेलता है और सोचता है कि आप एक वास्तविक पुरुष हैं जो दुनिया को निर्देशित करने में सक्षम है। अगर मैंने सचमुच तुमसे कुछ करने के लिए कहा तो मुझे डर है कि तुम्हारे पैर वहीं खड़े खड़े कांप रहे होंगे और अपने आप को मूर्ख बना रहे होंगे। इन मातहतों को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि वे अपना सिर तक नहीं उठा सके। मिंग जियो ने जारी रखा, आज तेज हवा नहीं थी, मौसम सामान्य था और लैंडिंग में कठिनाई अधिक नहीं थी। भले ही ये लड़का पेशेवर स्काईडाइवर नहीं होता, फिर भी उसे निश्चित रूप से इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती। ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि वह इस चट्टान से टकरा जाता। इसके अलावा सैद्धांतिक रूप से कहें तो निंजा के रूप में वे अपने हथियार अपने शरीर पर हर जगह छिपाते हैं। देखो, इस आदमी ने अपने जूते के तलवे में एक खंजर छिपा रखा था। यदि उसे मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से भागने के लिए इस खंजर का उपयोग कर सकता था। जब आसपास के लोगों ने मिंग जियो को ये कहते हुए सुना तो वे सभी थोड़ा भ्रमित हो गए। नहीं, चूंकि यह आदमी पैराशूट से कूदना जानता था और उसके पास चाकू था, तो वह यहाँ कैसे मर सकता है? ये बहुत अजीब है। मिंग जियो ने सिगरेट सुलगाने के लिए लड़खड़ाते हुए अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर कहा, यही तो समस्या है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी ने चीजों के साथ छेड़छाड़ की है। हेलीकॉप्टर से चाओयुन के लापरवाह पैराशूट कूदने से लेकर उसे यहाँ लटकाए जाने तक और अंत में भागने में सक्षम नहीं होने पर गिद्धों द्वारा उसे मार दिए जाने तक हर विवरण विचित्र है। मिंग जियो के ये कहने के बाद जब उन अधीनस्थों ने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उनकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में कोई अदृश्य हाथ पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो? लेकिन शुरू से अंत तक कोई निशान या सुराग नहीं बचा है। ये बहुत अजीब है। ये फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन से भी अधिक अपमानजनक है। कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वे घबराकर इधर उधर देखने लगे, मानो मौत की दो जोड़ी आंखें उन्हें हर दिशा से देख रही हों। उनमें से प्रत्येक को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। डर के मारे उनके पैर जेली में बदल गए। ये देखकर मिंग जियो क्रोधित हो गई। आप सभी बहुत स्व हैं। भले ही ब्लैक नाइट बुचर वास्तव में लोगों को मारता है, क्या वह आप जैसे छोटे फ्राइज की भी परवाह करेगा? मैं अभी भी यही हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। तभी सभी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए राहत की सांस ली। मिंग जियो का चेहरा काला पड़ गया और वह काफी देर तक गहराई से सोचता रहा। वह बिना हिले डुले चट्टान के किनारे पर बैठ गया। उसके आसपास के अधीनस्थों को चिंता थी कि अगर मिंग जियो अगले पल चीजों का पता नहीं लगा सका तो वह चट्टान से कूद सकता है। सौभाग्य से 1 घंटे के बाद मिंग जियो धीरे से उठा, अपने कपड़ों पर लगी धूल को थपथपाया और कदम दर कदम पीछे चला गया। उसके चेहरे से पहले वाला भारीपन गायब हो गया था, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। चलो वापस चलते हैं, इस जगह से निपटें और कोई निशान न छोड़ें। उनके बगल वाले अधीनस्थ ने तुरंत समझा। विमान से गैसोलीन के 2 बैरल खींचे, उन्हें यहाँ डाला और आग लगा दी। वैसे भी इस नंगी चट्टान पर कोई अन्य पौधे नहीं थे, इसलिए बड़ी आग लगने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ कोई निशान छूटने में देर नहीं लगेगी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मिंग जियो ने सभी को दूर भेज दिया और खुद को अपने निजी जिम में अकेले बंद कर लिया। उसने अपने मुक्केबाजी दस्ताने पहने और अपने सामने रेत के थैले पर भारी घूंसे मारे, पसीना बहाया। पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद ही वह सोफे पर बैठा, अपना फोन निकाला और कॉल किया। जियो लियू, मेरी मदद करो। हमारे नाम के तहत सभी संपत्तियों को साफ करें और संपत्ति हस्तांतरण समझौते का मसौदा तैयार करें। तेजी से आगे बढ़ें, मुझे 1 घंटे में इसकी आवश्यकता है। फोन के दूसरे छोर पर जियो लियू स्तब्ध था। मिंग लाउडा, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप ये सारी संपत्तियां दे रही हैं? मिंग जियो ने आह भरी। उन चीजों के बारे में बहुत अधिक प्रश्न न पूछें जिनके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। सावधान रहें, आपकी जान जा सकती है। जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा ही करो। ये सुनकर जियो लियू ने दूसरा शब्द पूछने की हिम्मत नहीं की। समझौते के बारे में जल्दी से कुछ विवरण पूछने के बाद वह कार्य करने के लिए चला गया। मिंग जियो अफसोस से भरकर सोफे पर झुक गई, क्योंकि वह एक ऐसा रहस्य जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। ब्लैक नाइट बुचर की असली पहचान गुयांग थी। ये सब चाओयुन की गलती थी जिसने मरने से पहले उसे यह खबर बताई।
मेंग जियाओ को यकीन नहीं था कि उस समय ब्लैक नाइट बुचर ने ये सुना था, लेकिन उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। ब्लैक नाइट बुचर हर जगह था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि दूसरे पक्ष ने उस समय बताई गई खबर पहले ही सुन ली थी। इसका मतलब यह भी था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि आज रात मरने वाला व्यक्ति वह स्वयं ही था। ये खत्म हो गया। यदि वह इस रहस्य को नहीं जानता होता तो शायद अभी भी आशा की एक किरण होती, लेकिन अब यह व्यवहारिक रूप से मौत की सजा है। मेंग जियो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद को जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं इतना घटिया क्यों था, उन बड़े परिवारों को पालने की जिद कर रहा था। अब देखो, मैंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। जियो लियू की कार्यक्षमता बहुत अधिक थी। उन्होंने सभी संपत्ति समझौतों का मसौदा तैयार किया और उन्हें 1 घंटे के भीतर भेज दिया। बिना कुछ कहे मेंग जियो ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और सभी समझौतों पर अपना फिंगरप्रिंट दबाया। ये सब करने के बाद उसने ये चीजें अपने बैग में रखी, घूमा और चला गया। जियो लियू ने मिंग लाउडा की प्रस्थान करती छवि को देखा, जिसमें विदाई का भाव झलक रहा था। वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। मिंग लौडा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या आपको मदद की जरूरत है? मैं कुछ भाइयों को अनुसरण करने के लिए बुला सकता हूँ। मिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। चलो नहीं, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे। बेहतर होगा कि मैं अकेले ही जाऊं। इस समय मिंग जियो ने अचानक उन सुखद क्षणों के बारे में सोचा जब वह युवा थे, जब उन्होंने बॉक्सिंग जिम में जियोंग चुवान के साथ मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लिया था। उस समय वह वरिष्ठ शिष्य थे और ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक टाइगर छोटे अनुयायियों की तरह उनके पीछे पीछे चलते थे। जब भी कोई खतरा होता, वरिष्ठ शिष्य होने के नाते वे सदैव उनकी रक्षा के लिए आगे आते। उसे नहीं पता था कि हाल ही में क्या हुआ था। उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, उनके 2 कनिष्ठ शिष्य चले गए थे और अंततः वह बड़ी मुश्किल से फिर से बॉक्सिंग जिम का समर्थन करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब वह किसी को भी नहीं संभाल सकते थे। क्या यही नियति थी? जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो मिंग जियो ने बिना पीछे देखे जियो लियू को निर्देश दिया, इसे याद रखें, अगर मैं कल वापस आऊं तो बस दिखावा करो कि कुछ भी नहीं हुआ और इस बात को अंदर ही दबाए रखो। किसी को मत बताना। अगर मैं कल वापस नहीं आया तो बॉक्सिंग जिम में जो कुछ भी मूल्यवान है उसे ले लो और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। अब से ईमानदारी से कुछ उचित व्यवसाय करो और गड़बड़ करना बंद करो। बोलने के बाद मिंग जियो ने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। जियो लियू की आंखें भर आई, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से प्रणाम किया। मुझे याद है, मिंग लौडा। अध्याय 183, ईमानदारी से परिपूर्ण। इस समय गुयांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और लगातार अपने दिमाग में अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। जीने से ही कोई मतलब है, एक बार मर जाने पर कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। अंततः वह लकवाग्रस्त वनस्पति अवस्था से जाग गया और शक्तिशाली घोस्ट शैडो बॉडी प्राप्त कर ली। जब तक उसे समय दिया गया, वह पूरी तरह से दुनिया के शिखर पर खड़ा हो सकता था और सभी प्राणियों द्वारा पूजनीय देवता बन सकता था। लेकिन अगर वह मर गया तो सब कुछ खोखली बातें होंगी। अब गुयांग के सामने मुख्य समस्या ये थी कि वह देर से खेल का नायक शुरुआती गेम लेनिंग चरण में कैसे मुश्किल से जीवित रहेगा। इसके अलावा उसे सभी दिशाओं से गुप्त हमलों और घात का सामना करना पड़ेगा। अफसोस, जीवन सचमुच बहुत कठिन था। वर्तमान में संभावित रूप से तत्काल विकास हासिल करने का केवल एक ही तरीका था और वह था उसके जीवनकाल का अधिकांश भाग निकाल देना और जबरन सुपर सोल्जर सीरम को कम करना। सफल होने के बाद जब तक उसने खुद को इंजेक्शन लगाया तब तक वह लगभग अजेय रहेगा जब तक कि सेना ने विभिन्न भारी हथियार तैनात नहीं किए। जैसे ही गुयांग अपनी योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा था, अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सू चेंग चेंग, जो गुयांग के बिस्तर के पास सो रहा था, तुरंत उठा, सेब में फंसे फलों के चाकू को सावधानी से निकाला और गंभीर भाव से पूछा, ये कौन है? दरवाजे के बाहर से एक युवा लेकिन थोड़ी कर्कश आवाज आई। मैं मिस्टर गू का पुराना दोस्त हूँ। मैं अंदर आकर श्री गू से मिलना चाहूंगा। क्या मैं? सू चेंग चेंग बेहद सतर्क थे। कौन सा पुराना दोस्त? अपना नाम बताओ। दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मिंग जियो हूँ। सू चेंग चेंग की भौहें तन गईं, क्योंकि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने गुयांग से पूछने की तैयारी करते हुए अपना सिर घुमाया, लेकिन गुयांग थोड़ा मुस्कुराया। उसके लिए दरवाजा खोलो, वह वास्तव में एक दोस्त है, हालांकि ऐसा लगता है कि हम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं मिले हैं। ये सुनकर सू चेंग चेंग के दिल को काफी आराम मिला। उसने दरवाजा खोलने से पहले फलों का चाकू पास की फलों की प्लेट में रख दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सू चेंग चेंग को थोड़ा पछतावा हुआ। सब खत्म हो गया। यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। मुझे फलों का चाकू अपने पास रखना चाहिए था। यदि वह श्री गू को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो क्या होगा? हे प्रिय, मिस्टर गू बहुत दयालु हैं और हर किसी पर भरोसा करते हैं। क्या यह आदमी स्पष्ट रूप से बदमाश नहीं है? दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति वास्तव में मिंग जियो था। यह कहा जाना चाहिए कि मिंग जियो की उपस्थिति ने वास्तव में पहली छाप अच्छी नहीं दी। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा था। उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसने जो सूट पहना था वह बेहद खराब फिटिंग का था और उसकी शर्ट के नीचे उसकी मांसपेशियों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। साथ ही उन्होंने चमकदार सिल्वर स्कल इयरिंग्स का एक जोड़ा भी पहना था। इस उपस्थिति के साथ वह अभिनय की आवश्यकता के बिना सीधे किसी फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा सकते थे। और इस समय मिंग जियो का रवैया बेहद विनम्र लग रहा था। वह मुस्कुराया और दरवाजे पर सू चेंग चेंग को थोड़ा झुकाया। संभवतः आप मिस सू हैं। जब मिस्टर गू बीमार थे तब आपने सचमुच कड़ी मेहनत की है। जब मैं आया तो मिस सू के लिए एक उपहार भी लाया। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। बोलने के बाद मिंग जियो ने सीधे अपने बैग से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और सू चेंग चेंग को सौंप दिया। सू चेंग चेंग ने आश्चर्यचकित भाव से इसे देखा और देखा। बक्से के अंदर वास्तव में एक हीरे का कंगन था। प्रत्येक हीरा चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था। यह वस्तु स्पष्ट रूप से बहुत मूल्यवान थी। सू चेंग चेंग चौंक गया और उसने जल्दी से बॉक्स को पीछे धकेलते हुए बंद कर दिया। नहीं नहीं मिस्टर मिंग, ये बहुत मूल्यवान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया इसे वापस ले लें। मिंग जियाओ का फैला हुआ हाथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। भले ही सू चेंग चेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उपहार बॉक्स को आधा कदम भी पीछे नहीं धकेल सकी। जैसे ही सू चेंग चेंग उत्सुकता से सोच रहा था कि क्या करना है, अस्पताल के बिस्तर पर गुयांग ने धीरे से कहा, चेंग चेंग, चूंकि यह उसकी ओर से एक उपहार है, इसलिए इसे स्वीकार करें। आपने वास्तव में इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आप इसके लायक हैं। लेकिन ये बहुत मूल्यवान है। ये ठीक है, ये रकम मिस्टर मिंग के लिए बस एक छोटी सी पॉकेट मनी है। वह एक ड्रिंक पर भी इतना खर्च नहीं करेंगे। ठीक है मिस्टर मिंग। मिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, ये सही है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गुयांग की अनुमति मिलने के बाद सू चेंग चेंग ने ध्यान से कंगन हटा दिया।
इसके तुरंत बाद वह 2 स्टूल लेकर आए और उन्हें अस्पताल के बिस्तर के बगल में रख दिया। मिस्टर मिंग, कृपया बैठिए। यदि आप कोई फल चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ फल छील सकता हूँ। मिंग जियो सावधानी से गुयान के बगल में बैठ गया और अपना हाथ लहराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर सु चेंग ने खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे मिस्टर गु की देखभाल के लिए यहीं रहना होगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। मिंग जियाओ के चेहरे पर कुछ कठिनाई दिखाई दी और उसने गुयान की ओर कुछ विनती भरी दृष्टि से देखा। तभी गुयान ने कहा, आगे बढ़ें, श्री मिंग, और मुझे कुछ निजी काम पर चर्चा करनी है। गुयान की बातें सुनकर सु चेंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया और बाहर चला गया। इस समय जब अस्पताल के कमरे का दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हुआ, मिंग जियो जल्दी से उठ गया, चला गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। फिर गुयान के अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़े होकर वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था, उसका स्वर पोते की तरह विनम्र था। मिस्टर गु, मुझे खेद है। मुझे उन 3 प्रमुख परिवारों की मांगों पर सहमत नहीं होना चाहिए था और इतने सारे गंदे काम नहीं करने चाहिए थे जिससे आप इतनी गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं दोषी हूँ, मैं मरने के लायक हूँ। जैसे ही वह बोला, मिंग जियो ने भी अपने चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ये स्पष्ट था कि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। हर थप्पड़ के साथ अस्पताल के कमरे में एक तेज आवाज गूंजती थी। कई थप्पड़ों के बाद उसके चेहरे के दोनों हिस्से लाल हो गए और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ नाक से खून बहने लगा। गुयान ने धीरे से आह भरी। ठीक है, अपने आप को थप्पड़ मारने से क्या फायदा? इससे मेरा कोई भला नहीं होता। मैं अभी भी इस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हूँ। उस सकुरा निंजा को आपके द्वारा आमंत्रित किया गया था, है ना? मिंग जियो ने तुरंत कहा, ये सही है, सकुरा निंजा को वास्तव में मेरे द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं मिस्टर गु से निपटने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। आप ये भी जानते हैं कि इस काम में ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। आप पर उसका हमला पूरी तरह से लालच से प्रेरित था और एक घृणित कार्य है। ये बिल्कुल मेरे द्वारा ऑर्डर नहीं किया गया था। हालांकि आपके हाथों मरना उसका सम्मान माना जा सकता है। गुयान ने भौहें चढ़ा दी और जल्दी से कहा, आपने क्या कहा? वह आदमी मर गया है। मुझे याद है कि जब वह चला गया तो वह पूरी तरह से जीवित था और पैर हिला रहा था। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उसे कैसे मार सकता है? बकवास मत करो, बकवास करने पर कानूनी जिम्मेदारी आती है। मिंग जियो तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या उससे गलती हो सकती थी? लेकिन जल्द ही वह समझ गया। ब्लैक नाइट बुचर की पहचान से जुड़ा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण था। गुयांग इसे ऐसे कैसे स्वीकार कर सकता है? वह बस एक मूर्ख था। लेकिन गुयांग ने इसे स्वीकार किया या नहीं, मिंग जियो के दिल में पहले से ही स्पष्ट समझ थी। वह गहराई से जानता था कि वह निश्चित रूप से ब्लैक नाइट बुचर का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब उसके पास एकमात्र मौका यह था कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की क्षमा पाने का रास्ता खोजे। इस समय मिंग जियाओ के पास अब गैंग बॉस की थोड़ी सी भी आभा नहीं थी। उसने अपना माथा थपथपाया। मुझे क्षमा करें मिस्टर गो, मैंने अभी गलती से गलत बात कह दी। वह निंजा स्काईडाइविंग का प्रयास करने की इच्छा से अकेले बाहर गया, लेकिन उसका कौशल बहुत खराब था और वह एक चट्टान से टकराकर मर गया। उसके शरीर को गिद्धों ने पहले ही पूरी तरह से खा लिया है। उसे पूरी तरह से वही मिला जिसके वह हकदार थे। हालांकि जो भी हो, उस आदमी को भी मैंने सेकुरा कंट्री से बुलाया था। मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये कहते हुए मिंग जियो ने अपने बैग से एक चमकदार सुनहरा बैंक कार्ड निकाला और ध्यान से गुयान को सौंप दिया। श्रीमान गु, देखो, यह मेरे जीवन की सारी बचत है, लगभग 1 अरब। पासवर्ड आज की तारीख है। मैंने सुना है कि श्रीगु की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के पास फिलहाल फंड की थोड़ी कमी है और मुझे उम्मीद है कि इससे श्रीगु को मदद मिल सकती है। अध्याय 184, राज कौन रख सकता है? गुयान ने तुरंत मना करने की पूरी कोशिश की। मिस्टर मिंग, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पैसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आपका मुझ जैसे किसी को देखने आना पहले से ही मुझे अपमानित कर रहा है। मैंने लंबे समय से सुना है कि श्री मिंग द्वारा अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम का कार्यभार संभालने के बाद उनका प्रभाव पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। वह भूमिगत दुनिया का एक प्रमुख व्यक्ति है। मिंग जियो ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। मिस्टर गु, कृपया निश्चिंत रहें, इस पैसे का स्रोत बिल्कुल साफ है। भले ही यह साफ नहीं था, मैंने इसे साफ कर दिया है ताकि आप इसे पूरी शांति के साथ उपयोग कर सकें। जहां तक इसे स्वीकार करने को तैयार न होने की बात है, तो इसका मतलब यह होगा कि आप मुझे माफ करने को तैयार नहीं हैं। गुयान दिल खोलकर हंसे। माफ करने या न करने में क्या है? क्या वह सकुरा निंजा पहले ही नहीं मर गया? जब कोई मर जाता है तो कहने को और क्या बचता है? जो अतीत है वह अतीत है और हम भविष्य के बारे में बाद में बात करेंगे। जब मिंग जियो ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसने दांत पीसकर अपने पत्ते मेज पर रख दिए। मिस्टर गु, ईमानदारी से कहूं तो मैं कुछ शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैंने इस व्यवसाय से हाथ धोने और संन्यास लेने का निर्णय लिया है। अब से मैं ईमानदारी से फिटनेस कोच बनने के लिए जिम ढूंढूंगा या बॉक्सिंग कोच बनने के लिए बॉक्सिंग जिम जाऊंगा। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ कठिन पैसे कमाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? गुयांग ने हंसते हुए कहा। मिस्टर मिंग वास्तव में दिलचस्प हैं, मुझसे शांति खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, मैं आपको शांति कैसे दे सकता हूं? मिंग जियो इतना चिंतित था कि वह लगभग रोने लगा था। मिस्टर गु, क्या हम ईमानदारी से बात कर सकते हैं? जब तक आप भविष्य में मुझे नहीं छूने का वादा करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि जो रहस्य मुझे रखना चाहिए, मैं मरने तक उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा। हमारे कार्यक्षेत्र में लोग तंग होंठ रखते हैं। यदि आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास यहाँ और भी बहुत कुछ है। इतना कहने के बाद मिंग जियो ने अपने साथ लाए बैकपैक को खोला, अनुबंधों का एक मोटा ढेर निकाला और उन्हें गुयान को सौंप दिया। श्रीमान गु, देखो, ये सभी मेरे जिम की अचल संपत्ति हैं, जिनमें 3 के टीवी, 2 पुरानी इमारतें, 5 बार और कुछ आपूर्ति श्रृंखला चैनल और इसी तरह के अन्य सामान शामिल हैं। चिंता न करें, ये सभी व्यवसाय स्वच्छ और पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं। मैंने पहले ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपनी अंगुली की छाप लगा दी है। जब तक श्री गु आपका नाम छोड़ेंगे, ये सभी आपके होंगे। मैंने मोटे तौर पर इसकी गणना की है, वे जो मासिक लाभ ला सकते हैं वह निश्चित रूप से 100 मिलियन से अधिक है। आप क्या सोचते हैं? जब तक आप अपना सिर हिलाते हैं, मुझे सुरक्षित रूप से इस व्यवसाय से हाथ धोने दीजिए और मुझे छूने दीजिए, ये सब आपके हो जाएंगे। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। गुयान ने इन अनुबंधों को देखा, उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और उसने फिलहाल कुछ नहीं बोला। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सकुरा निंजा ने मरने से पहले इस मिंग लाओडा को अपनी असली पहचान बता दी थी, लेकिन गुयान बिल्कुल भी घबराया नहीं था।
क्योंकि यह बहुत सरल था, उसने मूल रूप से आज रात इस आदमी को मारने की योजना बनाई थी और इस आदमी की पहचान साफ नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह बाहर कूद गया और उसे इंगित किया तो उसे दूसरों द्वारा केवल बकवास बात करते हुए देखा जाएगा जिसमें पूरी तरह से विश्वसनीयता का अभाव होगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का ये चाल चलेगा जिससे वह पूरी तरह से तैयार नहीं रह जाएगा। गुयान जितना अधिक नहीं बोलता था, मिंगजियो उतना ही अधिक चिंतित हो जाता था। वह गुयान के पास घुटनों के बल बैठ गया, उसके सिर से ठंडा पसीना बह रहा था। सच कहूं तो मिंग जियाओ भी एक क्रूर मिंग लाओडा था। इस समय गुयान को बिस्तर पर लेटे हुए पट्टियों से ढके हुए देखकर उसके मन में सचमुच एक विचार आया। शायद ये वास्तव में ब्लैक नाइट बुचर का सबसे कमजोर क्षण है। क्या उसके पास यहाँ उसे मारने का मौका है? लेकिन जैसे ही यह विचार प्रकट हुआ, मिंगजियो ने इसे दृढ़ता से दबा दिया क्योंकि उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की थी। ब्लैक नाइट बुचर के मायावी तरीकों ने उसे पहले ही मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा दिया था। क्या पता यह आदमी प्रवर्तन ब्यूरो के सामने कोई चाल चल रहा हो। हो सकता है कि अगले ही पल वह अपने शरीर पर बंधी पट्टियों को फाड़ दे और एक ही बार में अपना सिर काट डाले। कोई बात नहीं, ईमानदारी से एक आज्ञाकारी पोते की तरह व्यवहार करना बेहतर है। बहुत लंबे समय के बाद गुयांग अंततः दिल से हंसे, आगे बढ़े, अनुबंध लिया और उन्हें बेडसाइड टेबल पर रख दिया। ठीक है मिस्टर मिंग, आपकी ईमानदारी इतनी प्रचुर है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं भविष्य में आपको परेशान नहीं करूंगा। हालांकि आपको भी ईमानदारी से सेवानिवृत्त होना होगा और एक सामान्य व्यक्ति बनना होगा, अन्यथा हमारा आज का समझौता व्यर्थ हो जाएगा। जब मिंग जियो ने यह सुना तभी उसने अंततः राहत की सांस ली। अगले ही पल उसका शरीर लगभग शिथिल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे सहारा देने के लिए वह पूरी तरह से अपनी कठोर हड्डियों पर निर्भर हो गया। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के बाद मिंग जियो ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद मिस्टर गु, कृपया निश्चिंत रहें, मैं भविष्य में फिर कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करूंगा। चूंकि यह मामला है, मैं अब श्री गु के आराम में खलल नहीं डालूंगा। यदि भविष्य में कुछ भी हो तो बस मुझे एक आदेश दें। गुयांग ने सिर हिलाया और मिंग जियो लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। सु चिंग जो उत्सुकता से दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, मुंह बनाकर बुदबुदाया। दो बड़े आदमी अंदर बात कर रहे हैं और उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वे कुछ शर्मनाक कर रहे हैं। सच में वह आदमी बुरा व्यक्ति नहीं है। क्या वह है? क्या वह मिस्टर गु पर हमला करेगा? शायद नहीं। कौन सा बुरा आदमी इतना उदार होगा और तुरंत इतना मूल्यवान उपहार दे देगा? तो क्या वे शायद डेटिंग कर रहे हैं? तभी एक क्लिक के साथ वार्ड का दरवाजा खुल गया। सु चिंग ने एक नजर में मिंग जियो को लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते देखा। इस समय मिंग जियाओ की हालत ऐसी लग रही थी मानो वह अभी किसी गंभीर बीमारी से उबरा हो और उसके चलने के कदम कुछ अस्थिर थे। सु चिंग जल्दी और सावधानी से आगे बढ़े और उसकी मदद की। श्रीमान मिंग, क्या गलत है? आप ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे आप बीमार हैं? क्या आप किसी डॉक्टर से आपकी जांच करने के लिए कहना चाहेंगे? मिंग जियो ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। देखो, मेरा शरीर मजबूत है। मिस सु, आपको अंदर जाना जारी रखना चाहिए और मिस्टर गु का ख्याल रखना चाहिए। अभी मिस्टर गु मुझे बताते दिखे कि उन्हें थोड़ी प्यास लगी थी। जैसे ही सु चिंग ने यह सुना, उसने तुरंत मिंग जियो को सहारा देने वाला अपना हाथ छोड़ दिया, जिससे मिंग जियो फिर से जमीन पर बैठ गई। उसने माफी मांगी, मुझे खेद है मिस्टर मिंग, लेकिन मुझे वास्तव में जाना होगा। मुझे मिस्टर गु की अच्छी देखभाल करनी होगी, वह मेरे बॉस हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप चिल्ला सकते हैं। यह एक अस्पताल है, हर जगह नर्सें हैं। इतना कहने के बाद सु चिंग सीधे भाग गया और मिंग जियो को बेंच पर कमजोर रूप से बैठा छोड़ दिया। मिंग जियाओ फूट कर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, दीवार के सहारे खुद को सहारा देते हुए धीरे धीरे अस्पताल से बाहर चला गया। सड़क पर फिर से धूप का आनंद लेने के बाद मिंग जियो ने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जीवन एक सपना था। हत्या, आगजनी, लड़ाई और भाईचारे के वे सभी पिछले कृत्य भ्रम लगते थे, जबकि अब ईमानदारी से नौकरी ढूंढना और अपने परिवार का समर्थन करना वास्तविकता थी। मिंग जियाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और जियो लियू का नंबर डायल किया। जियो लियू की बेहद चिंतित आवाज दूसरी तरफ से आई। मिंग लौडा, क्या व्यवस्था है? आपकी स्थिति कैसी है? मिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और क्या हो सकता है? मैंने वह सब कुछ दिया है जो मुझे देना चाहिए था। मैंने मूल रूप से अपना जीवन बचाया है। अंत में, जहां तक संभव हो, मुझे ट्रेन टिकट खरीदने में मदद करें। मैं यहां छोड़कर नई शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक कंपनी की बात है, आपको जो कुछ भी मिल सकता है ले लीजिए, और ईमानदारी से एक उचित नौकरी ढूंढना भी सबसे अच्छा है। जियो लियू की नाक में खटास महसूस हुई। मिंग लौडा, मैं 2 टिकट खरीदूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। अब मुझे लौडा कहलाने का क्या अधिकार है? मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जियो लियू धीरे से बोला। मिंग लौडा, वे सभी कहते हैं कि तुम निर्दयी और बुरे इंसान हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं अन्य गिरोहों द्वारा घेर लिया गया था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वह तुम ही थी जिसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मेरी मदद की। यदि तुम लौड़ा नहीं बनना चाहते तो मेरे बड़े भाई बनो। अब से हम भाई ही रहेंगे। वैसे भी मेरे पिता या मां नहीं है, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ जाऊंगा। मिंग जियाओ दिल खोलकर हंसे। ठीक है, मुझे लगता है मेरे जीवन में इस सब के बाद आखिरकार मुझे एक ईमानदार भाई मिल गया है। चलो चलें, हमारे गौरवशाली दिन बहुत हो गए, आइए चलें और आम लोगों के सुख दुख का अनुभव करें। ... सु चिंग ने वार्ड में गुयांग के लिए एक गिलास पानी डाला। इस समय उसने अचानक बेडसाइड टेबल पर रखे ठेकों का एक मोटा ढेर देखा। उसने नजर डाली और वे सभी विभिन्न संपत्तियों के निःशुल्क हस्तांतरण के समझौते थे। वह स्तब्ध थी। श्रीमान गु, यहाँ क्या हो रहा है? गुयांग ने पानी पिया और हल्की हंसी के साथ कहा, यह मेरा दोस्त है, वह एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना चाहता है और शांति की तलाश करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे ये सब चीजें दी। सु चिंग संदेह से भरा था। क्या अमीर होना अच्छा नहीं है? वह एक साधारण व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि वह एक ऐसा रहस्य जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपना सबसे गहरा रहस्य कैसे रख सकता है? सु चिंग की आंखें भ्रम से भरी थीं। मुझे नहीं पता, क्या ये पर्याप्त नहीं है जब तक आप नींद में या नशे में बात नहीं करते? गुयांग ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? कौन गारंटी दे सकता है कि वे पूरी जिंदगी नींद में बात नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी नशे में नहीं रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे और पूरी जिंदगी बेहोश नहीं होंगे? तो वास्तव में केवल मृत लोग ही वास्तव में रहस्य रख सकते हैं। अध्याय 185, एक नई शुरुआत।
ये रात के लगभग 11 बजे थे जब मिंग जियो और जियोलियू ने पहले एक विमान लिया, फिर एक बस में स्थानांतरित हो गए। देर रात तक पूरे रास्ते व्यस्त रहे, अंत में एक छोटे मोटल में जांच की। उनका वर्तमान स्थान सांजियांग शहर था, जो एक छोटा उत्तरी चौथी श्रेणी का शहर था। उनके लिए त्यानिक्सिन शहर में लंबे समय तक रहने के बाद ये ग्रामीण इलाकों में जाने जैसा महसूस हुआ। इस जगह पर कोई सबवे भी नहीं था, लेकिन यहाँ पहुंचने पर मिंग जियो को अपने दिल में सुरक्षा की एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। थोड़ा तंग डबल रूम में जियोलियू अपने बिस्तर के बगल वाले बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।